डिवाइन रिचुअल्स के जरिए एक विशेष होली वाटर तैयार किया। 3 बूंद प्लेनी दे ला वर्ज, जिसे कहा गया सेंटेस टीयर। हर बूंद में वो शक्ति थी जो एक पूरे स्लम को शुद्ध कर सकती थी। एक भव्य हॉल के बीच सेंटेस डोलोरेस एक पोडियम के सामने बैठी थी। उस पोडियम पर 3 छोटी एम्प्टी ग्लास बॉटल्स रखी थी। उसने प्रार्थना शुरू की। चारों ओर डिवाइन लाइट फैलने लगी। उसकी आवाज हॉल में गूंज उठी। उस माँ को नमन जिसने भगवान के बेटे को पाला, उसकी रातें, उसका डर, उसका दर्द जो कभी कम नहीं हुआ। आज का दिन मेरे लिए सबसे दुखद दिन है। प्रार्थना के अंत में डिवाइन लाइट पोडियम पर उतर आई। तीनों बोतलें एक चमक में ढक गई। कुछ देर बाद होली नाइट्स अंदर आए। उन्होंने वो बॉक्स उठाया जिसमें अब तीनों सेंटेस टीयर मौजूद थी। नाइट ने सिर झुकाकर कहा, आपकी कृपा के लिए आभारी है, हम इन्हें बेसमेंट सेफ में सुरक्षित रखें। सेंटेस डोलोरेस ने उन 3 पवित्र बूंदों को कार्डिनल की सेना को सौंप दिया और जैसे ही वो लोग रवाना हुए, डोलोरेस कुछ पल के लिए ठहर गई। अब अगला कदम क्या होगा? उसी वक्त एक प्रीस्ट देवी की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना कर रहा था। डोलोरेस धीरे धीरे उसके पीछे पहुंची। उसकी आवाज धीमी थी पर आदर से भरी हुई। फादर, मुझे रेड डेथ से जुड़ी एक बात बतानी है। उसने उसे देखा और मुस्कुराया। मेरी परी, मेरी बेटी, आओ करीब आओ। डोलोरेस सिर झुकाकर उसके पास गई। ये थे कार्डिनल हम्बर्ट लान कुवार्ड्स, लॉन चर्च के सबसे शक्तिशाली अधिकारी। उसने डोलोरेस के कंधे पर हाथ रखा। इस बार जो ऑफरिंग तुमने दी वो बहुत सुंदर थी। उसकी मुस्कान शांत थी। मेरी बेटी से ऐसे ही उम्मीद थी। डोलोरेस ने विनम्रता से उसकी प्रशंसा स्वीकार की। कार्डिनल ने फिर गंभीर होकर कहा, अब बताओ क्या पता चला? डोलोरेस ने शांत स्वर में कहा, हमने सेंटेस टीयर की मदद से सेंट मेक्का के नीचे बहते जल को शुद्ध करने की योजना बनाई है। कार्डिनल ने पूछा, सोर्स मिला? ये बीमारी कहाँ से फैली? सेंटेस ने सिर हिलाया। स्लम में एक अनरजिस्टर्ड कुएं से। बच्चों ने बताया कि उस कुएं पर किसी आत्मा का श्राप है। हमारी जांच में वो कुआं पूरी तरह संक्रमित मिला और वहां हमें एक शीशी मिली जिससे इन्फेक्शन फैलाया गया था। उसने वो संदिग्ध वस्तुएं कार्डिनल को दिखाई। एक खामोशी छा गई। कार्डिनल ने एक कपड़ा उठाया जिस पर एक एम्बलम और एक डैगर रखा था। उसकी आंखें ठंडी हो गई। कहाँ मिले ये सब? उसी कुएं के पास, सेंटेस ने जवाब दिया। कार्डिनल की मुट्ठी भीज गई। लेवियाथान और बुर्जुआ, इन दोनों के चिन्ह हैं ये। अब उसकी आभा बदलने लगी। चारों तरफ ऑरा की लपटें उठने लगी। इन नीच लोगों ने एक आर्टिफिशियल वायरस बनाया और इस पवित्र भूमि को अपवित्र करने की हिम्मत की। उसकी आवाज गूंज उठी। अब इस अपवित्रता के खिलाफ एक पवित्र युद्ध छेड़ना ही होगा। पर डोलोरेस अब भी शांत थी, लेकिन उसका चेहरा तब पूरी तरह बदल गया जब कार्डिनल ने एक और नाम लिया, नाइट हाउंड। उसने शक भरे लहजे में कहा, उसे तुरंत पकड़ा जाए, पूछताछ की जाए, हर बात उगलवाई जाए। सेंटेस की आवाज अचानक ऊंची हो गई। नहीं। कार्डिनल ठिठक गया। डोलोरेस की आंखों में आंसू थे पर आवाज दृढ़। नाइट हाउंड ने अपनी जान की परवाह किए बिना इन्फेक्टेड लोगों का इलाज किया है। उसकी वजह से किसी की जान नहीं गई। वो बुरा नहीं हो सकता। कार्डिनल कुछ देर तक डोलोरेस को देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ क्या चल रहा है। डोलोरेस कुछ समझ नहीं पाई। कार्डिनल ने हाथ आकाश की ओर उठाया। उस नाइट हाउंड की वजह से मेरी बेटी, जिसने कभी मेरा विरोध नहीं किया, आज मुझसे बहस कर रही है। अब मुझे खुद उससे मिलना होगा। अचानक एक भारी दबाव पूरे कक्ष में फैल गया। डोलोरेस चीख पड़ी, फादर! कार्डिनल के हाथ से एक प्रकाश की किरण आकाश की ओर उठी। वो डिवाइन बीम पूरा शहर रोशन करने लगी। कार्डिनल ने अंत में कहा, अब कोई मतलब नहीं तुम्हारे विरोध का। पैलेडेंस नाइट हाउंड को पकड़ने के लिए रवाना हो चुके हैं। इसी बीच एक साधारण इन के ऊपरी कमरे में विकोर यानी नाइट हाउंड कुछ दिनों से ठहरा हुआ था। उसके कमरे के बाहर कुछ होली नाइट्स जमा हो चुके थे। वो बिना कोई आवाज किए साइन लैंग्वेज में एक दूसरे को संकेत दे रहे थे। और फिर दरवाजा एक जोरदार लात से टूट गया। एक नाइट चिल्लाया, रेड डेथ के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, नाइट हाउंड। उन होली नाइट्स ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, उनका आरोप गूंज उठा, रेड डेथ का असली जिम्मेदार नाइट हाउंड है। पर फिर एक भारी खामोशी छा गई क्योंकि कमरा खाली था। विकर वहां था ही नहीं। उनकी आवाजें दीवारों से टकराकर गूंजती रही पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा। उसी समय जहां कार्डिनल और सेंटेस डोलोरेस मौजूद थे, एक प्रीस्ट हांफता हुआ उनकी ओर भागा। कार्डिनल, कुछ बहुत बुरा हुआ है। कार्डिनल शांत खड़ा रहा। उसकी आवाज सधी हुई थी। क्या किया गया? प्रीस्ट थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बेसमेंट में रखा एक सेंटेस टी गायब हो गया है। डोलोरेस की आंखों में डर की परछाई दौड़ गई। एक ठंडी बूंद पसीने की उसके चेहरे से लुढ़क पड़ी। तो क्या वाइकर इसी टीयर के लिए आया था? उन्हें कुछ नहीं पता था, लेकिन ठीक उसी वक्त वाइकर शहर की ऊंची वॉच टावर पर खड़ा था। उसके हाथ में था सेंटेस टीयर और उसकी आंखों में एक शांत सी मुस्कान। उसने उस सेक्रेट टीयर को एक पाउच में सील किया और धीरे से फुसफुसाया, थैंक यू इसके लिए। अगले ही पल उसका शरीर शैडोज में विलीन हो गया। दूसरी तरफ आन ने खुद को एक चट्टान की कगार पर पाया। उसके हाथ में था बो और सामने था सर्बिरस, एक डरावना 13 सिरों वाला राक्षस। उसके शरीर में तीर धंसे थे पर वो फिर भी गुर्रा रहा था। पीछे खड़ा एक बारबेरियन चिल्लाया, सर्बिरस का ध्यान भटकाने की कोशिश की पर वो आन की ओर ही बढ़ा। आन डर के मारे पीछे हटी और तभी जमीन उसके पैरों के नीचे से फिसल गई। वो चीखती हुई नीचे गिरने लगी। टहनियां उसके रास्ते में आई पर कोई भी उसे रोक न सकी। आखिरकार वो जमीन से टकराई। अगली बार जब उसने अपनी
आंखें खोली, सब धुंधला था। कई आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या कहा जा रहा है। जैसे तैसे उसकी नजर साफ हुई तो सामने दो आदमी खड़े दिखे। एक उसकी हालत देख रहा था, दूसरे के चेहरे पर एक लालची मुस्कान थी। मर्चेंट कैरावैन के लोग थे जो राशन और सामान ले जा रहे थे। एन को इस हालत में देखकर उनकी यात्रा वहीं थम गई। समय बीता। अब एन एक लकड़ी की बंद दीवार से पीठ टिकाए खड़ी थी, हाथ में तलवार, चेहरे पर डर। उसके पीछे कोई रास्ता नहीं था और सामने अरीना का द्वार खुल चुका था। भीड़ चीख रही थी, हंस रही थी, नाच रही थी। हर एक के चेहरे पर मास्क था और उनकी आंखों में पागलपन। आन के सामने खड़ा था उसका प्रतिद्वंदी, एक भारी भरकम मांसपेशियों वाला फाइटर जिसके पूरे शरीर पर जख्मों के निशान थे। वो अपनी उंगलियां चटकाकर हंसा। चलो शुरू करें ये खेल। भीड़ फिर से चिल्लाई। लड़ाई शुरू हुई। उस आदमी ने एक दहाड़ के साथ झपट्टा मारा, पर आनंद तेजी से कूदी और अपनी तलवार से उसके कंधे पर एक कट लगा दिया। और वो जरा भी नहीं रुका। उसने आन की टांग पकड़ ली और अगले ही पल उसे जोर से उठाकर दीवार की ओर फेंक दिया। आन का शरीर लकड़ी की दीवार से टकराया। उसके मुंह से खून की धार निकली। भीड़ हंस रही थी, जोर जोर से तालियां बजा रही थी। उनकी नजरों में ये एक खेल था, एक क्रूर मजाक। आन नीचे गिरी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो हारी हुई लग रही थी। उसका दुश्मन मुस्कुरा रहा था। ये है मेरी जीत। उसी क्षण आन की आंखों में एक छाया उभरी। उसने देखा अपनी माँ को, अपने परिवार को। जैसे किसी अंधेरे में उम्मीद की एक किरण। उसने हिम्मत जुटाई, अपने अंदर की आखिरी ताकत समेटी और उठने लगी। भीड़ एक बार फिर चुप हुई। उनकी आंखों में अब एक नई जिज्ञासा थी। ये फिर से खड़ी हो रही है और धीरे धीरे उनकी बातें बदलने लगी। क्या ये आगे तक जाएगी? इस लड़की में कुछ तो है। आन ने खुद को उठाया। खून और मिट्टी से सना हुआ चेहरा, पर आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक भीतर की आग जल रही थी। उसने अपनी उंगलियों से मिट्टी उठाई, चेहरे पर लकीरें खींची, जैसे खुद को जंग के लिए चिन्हित कर रही हो। भीड़ सन्न थी, हर किसी की सांसें थमी हुई थी। मास्क के पीछे छुपे चेहरों पर एक सनक भरी उत्सुकता थी। क्या ये लड़की फिर से लड़ेगी? आन एक बार फिर डट कर खड़ी थी, अपने विशाल दुश्मन की आंखों में आंखें डालती हुई। उसकी चाल में अब न घबराहट थी, न हिचक, बस एक ठोस इरादा। मैं टूटूंगी नहीं। वक्त बीता। अब आन एक लोहे की सलाखों से घिरी जेल में थी। उसकी आंखों में खालीपन, चेहरे पर थकान। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उम्मीद नाम की चीज उससे बहुत पहले मर चुकी थी। अपने माँ बाप की तस्वीरें जो कभी उसे हिम्मत देती थी, अब वो भी धुंधली हो चुकी थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस भरी। पर तभी एक हल्की सी खड़खड़ाहट ने उसे चौंका दिया। आंखें खोलते ही उसने देखा उसके सामने एक ग्लास ट्यूब गिरी हुई थी, जिसमें एलिक्सर की बची कुची बूंदें थी। वो पीछे हट गई। डर और घबराहट उसकी रगों में दौड़ गई। और फिर उसने देखा विकर उसके सामने खड़ा था। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और बारबेरियन की भाषा में कहा, जा बाहर निकलो। अचानक सब कुछ गायब हो गया। आन की आंखें खुली और वो चीखते हुए उठ बैठी। सपना था, लेकिन ऐसा जो सीने में सुई की तरह चुभ जाए। उसकी माँ मैट्रियार्क उसके पास बैठी थी। उसने आन को अपनी गोद में लिया और पूछा, डरावना सपना देखा? आन की आंखों में अब भी आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मैं विकर को ढूंढ रही थी, हर बार, हर सपने में। लेकिन दर्द सिर्फ सपना नहीं था। उसका शरीर जल रहा था, सीना तड़प रहा था, दिल जैसे सूख चुका। क्या मुझे भी रेड डेथ हो गया? उसकी आवाज टूट रही थी। उसने एक भारी सिसकारी ली। काश मैं इस दुनिया में आई ही ना होती। मैट्रियार्क ने उसकी पीठ सहलाई और एक कहानी सुनाने लगी। तेरे पापा और मैंने एक बीज बोया था। वो हर दिन उसे पानी देता, मैं देखती। वो बीज एक फूल बना और फिर हमने उस फूल से सत्त निकाला, उसे जलाया और उस नशे में तू इस दुनिया में आई। तेरे पापा ने एक बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए उसे तेरे दादा ने मार डाला। आन ने उसकी तरफ देखा, चेहरा अब भी दर्द से भरा हुआ। मैट्रियार्क मुस्कुराई। जिंदगी आसान नहीं होती, पर हमें उसका सामना करना पड़ता है। उसने फिर से कहा, विकोर आएगा, वो दवा लाएगा, तुम्हें ठीक करेगा। पर आन ने उसकी बात काट दी। वो कभी नहीं आएगा। और तभी बाहर से एक चीख सुनाई दी, विकोर वापस आ गया है और वो दवा भी लाया है। मैट्रियार्क की आंखों में चमक दौड़ गई। उसने आन की तरफ देखा। मैंने कहा था ना वो आएगा। लेकिन नीचे देखा तो आन वहां नहीं थी। वो तो बाहर भाग चुकी थी। मैट्रियार्क थोड़ी चिढ़ गई। क्या सच में इसे रेड डेथ है? आन पूरी ताकत से भाग रही थी। दौड़ते हुए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी यादों में एक ही चेहरा था, वाइकर। उसका वही रूप जब उसने आन को मैडम 8 लेग्स से बचाया था। डर से भागो मत, उसकी आंखों में देखो। वो वाइकर की बात याद कर रही थी। उसी ने उसे लड़ना सिखाया था, उसी ने उसे उठना सिखाया था। और अब आन भी उठी थी। वो बारबेरियन वॉरियर्स की भीड़ चीरते हुए उस जगह पहुंची जहां वाइकर खड़ा था। वाइकर ने उसे देखा और चौंक गया। मुझे तो बताया गया था तुम्हें रेड डेथ हो गया है। अन कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे और सीने में तूफान। अचानक वो दौड़कर उसकी ओर लपकी और उसे जोर से गले लगा लिया। वाइकर का संतुलन बिगड़ा। वो जमीन पर गिर पड़ा, पर आन की बाहों की पकड़ ढीली नहीं हुई। वो अब टूटी हुई नहीं थी, वो वापस जिंदा थी। अगर मैंने माना इस्तेमाल ना किया होता, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट जाती। विकोर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। आन थोड़ी झेंपी, लेकिन उसका चेहरा अब भी दमक रहा था। तुम्हें इतनी ताकत कहां से आ गई रेड डेथ होने के बावजूद? आन ने सीधा जवाब दिया, जैसे ही सुना तुम लौट आए हो, मेरा शरीर अपने आप हल्का लगने लगा। विकोर उसे हैरानी से देख रहा था।
पर अंदर ही अंदर राहत भी थी। तुम ठीक हो? आन ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। तुम सच में ठीक हो या बस दिखावा कर रही हो? वो फिर से हंसी और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, दिखावा कर रही हो। इस बार वाइकोर भी मुस्कुराया और दोनों की आंखों में सच्चा सुकून झलक रहा था। वेलकम बैक, उसने कहा। मैं वापस आ गया, विकोर ने जवाब दिया। कुछ ही देर बाद एक तंबू के अंदर पॉल बिस्तर पर पड़ी थी। सांसें भारी थी, चेहरा पीला। रेड डेथ उसके शरीर को खोखला कर चुका था। विकोर उसके बगल में बैठा था। पीछे कई बारबेरियंस खड़े थे, चेहरों पर चिंता की लकीरें। विकोर ने एक थैली निकाली। उसे खोलते ही उसके अंदर से एक चमकीली सुनहरी रोशनी बाहर निकली। सेंटेस्ट टीयर उसे हाथ में लेकर विकोर ने पॉल के ऊपर उसे छुआया। जैसे ही रोशनी उसके शरीर पर पड़ी, लाल धब्बे एक एक करके गायब होने लगे। भीड़ में खड़े लोग दंग रह गए। ये क्या, ये कैसे? विकोर ने चुपचाप उन्हें देखा, पर उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं था, बस फोकस था। कितने मरीज हैं? उसने आन से पूछा। ऑल समेत 30, उसने जवाब दिया। बाकी ट्राइब्स का क्या हाल है? बहुत बुरा है, कई बर्बादी के कगार पर है। विकोर ने एक आकलन किया। करीब 10,000 लोग संक्रमित होंगे, उसने आन से कहा। बाकी ट्राइब्स को खबर दो, बीमारों को इकट्ठा करो। आन थोड़ी घबरा गई। क्या क्यूर इतना ज्यादा है? विकोर ने उसकी तरफ देखा। हाँ, भरपूर है, और ये हमारा मौका है दिखाने का कि हम क्या कर सकते हैं। पीछे खड़े बारबेरियन फुसफुसा रहे थे। ये आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो चमत्कार कर रहा है। विकोर ने अब एक और बात की ओर ध्यान खींचा। मैंने रास्ते में एक स्वॉम्प मॉन्स्टर को मारा, सी नाम था उसका। जाओ उसका शरीर लेकर आओ, खाने के काम आएगा। भीड़ में एक बार फिर फुसफुसाहट फैल गई। ये हर बार कुछ नया कर देता है, विकोर ने गंभीर स्वर में कहा। अब सब ट्राइब्स को नदी किनारे इकट्ठा करो, वक्त कम। कुछ समय बाद हर तरफ से बारबेरियन ट्राइब्स नदी के पास जमा हो गए। विकोर सामने खड़ा था, हाथ में सैंटेस्ट टीयर। उसने उसे नदी में डाला और जैसे ही बूंदें पानी से मिली, एक चमकदार सुनहरी लहर पूरे नदी में फैल गई। जंगल सुनहरे प्रकाश से नहा उठा। विकोर ने सब ट्राइबल लीडर्स को देखा। बस ये पानी पिलाओ, संक्रमितों को, बीमारों को। बीमार लोग आगे लाए गए, कुछ खुद पी सके, कुछ को सहारा देना पड़ा। और फिर हंसी की आवाज, आश्चर्य के स्वर। मेरा शरीर हल्का लग रहा है। रेड डेथ चला गया। चारों ओर खुशी की लहर फैल गई। मेट्रियर्क ने विकोर को देखा। ये जो तुमने किया है, तुम्हें हमारा शामन बनना चाहिए। विकोर कुछ कहने ही वाला था, मैं तभी धरती कांप गई। धड़ाम, किसी ने जोर से जमीन पर पैर पटका था। एक बड़ी दरार फट गई। सबकी निगाह उस ओर मुड़ी। एक विशालकाय ट्राइबल लीडर खड़ा था। उसकी आवाज गूंजी, गहरे जंगल के लोगों, बोलो, इस जंगल को शुद्ध करने वाले का नाम क्या है? धरती पर गूंजता ताल, हर कदम के साथ एक नाम, विकोर, विकोर, विकोर। बारबेरियंस जोर जोर से उसका नाम पुकार रहे थे, पांव जमीन पर पटकते हुए। एक लय में, एक गर्जना में। बलक ट्राइब का एक सदस्य चिल्लाया, हमें बचाने वाला कौन? जवाब आया, विकर। तीसरी ट्राइब का लीडर गर्जा, गहरे जंगल का कल उजला किसने किया? चारों तरफ से गूंजा, विकोर, विकोर। पूरा जंगल उस एक नाम से भर चुका था, जिसने उन्हें मौत से खींचकर जिंदगी दी थी। विकोर खामोश खड़ा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में तेजी से घूमते विचार। पॉइजन क्लैन की चाल उल्टी पड़ चुकी थी और अब वो हालात वाइकोर के हक में थे। लिनवार माउंटेन पर हुकूमत करने वाला बास्करविल क्लैन, जो खुद को विजेता समझता था, अब विकोर को वो मौका मिल चुका था जिससे वो बास्करविल को सीधे चौक पहुंचा सकता था, खास तौर पर ह्यूगो को। उसी पल मैट्रियार्क ने जोर से घोषणा की, हम त्योहार शुरू करेंगे। लेकिन विकोर ने हाथ उठाया, नहीं, एक काम अभी बाकी है। मैट्रियार्क और ऑन दोनों ने उसे देखा। आश्चर्य में विकोर ने गंभीर स्वर में कहा, जिसने इस जहर को फैलाया उसे ढूंढना जरूरी है। उसी समय काले अंधेरे में एक गुफा के भीतर एक आदमी बैठा था, आंखों में पागलपन भरा संतोष। ओमन, उसके होठों पर कुटिल मुस्कान थी। अब तक सब संक्रमित हो चुके होंगे, उसने खुद से कहा। अगर वो इंपीरियल लड़का ना आता तो मुझे कभी इंपीरियल ड्रगिस्ट से समझौता नहीं करना पड़ता। लेकिन अचानक उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। अब जब सब बीमार हो चुके हैं और मैं ही इलाज दूंगा तो हीरो तो मैं ही कहलाऊंगा। उसने आंखें बंद की और बुदबुदाया, ऑल, मेरी प्यारी पोती, तुझमें जहर भरना मेरी सबसे बड़ी चाल थी। गुफा से बाहर निकलकर वो गांव की ओर बढ़ा, और जैसे ही पहुंचा उसका चेहरा स्याह हो गया। लोग मुस्कुरा रहे थे, खुश होकर खेतों में काम कर रहे थे। हंसी की आवाजें, जीवन की हलचल। ये कैसे? उसने खुद से कहा। उसकी आंखें चौंधिया गई, क्योंकि सामने और उसकी पोती खुश होकर खाना बना रही थी। ये कैसे हो सकता है? उसका दिमाग घूम गया। पागलपन में भागते हुए वो नदी की ओर गया, शायद वहां कोई जवाब हो। पर जैसे ही वो पहुंचा उसने देखा नदी का पानी बिल्कुल साफ था, इतना साफ कि उसमें अपनी परछाई दिख रही थी। मछलियां जिंदा है, पानी इतना स्वच्छ कैसे? क्या नदी शुद्ध हो चुकी है? ओमन के चेहरे पर भय उभर आया। वो समझ नहीं पा रहा था, उसकी योजना बिखर चुकी थी। और तभी एक आवाज पीछे से आई, पानी का रंग काफी अच्छा हो गया है ना? ओमन ने चौंक कर पलट कर देखा। विकोर खड़ा था। वो बुरी तरह चौंक गया। तू यहाँ कैसे? विकोर के पीछे कई बारबेरियंस खड़े थे। ओमन ने गुस्से में थूका, इंपीरियल कुत्ता। पर अंदर ही अंदर उसका दिल बैठ चुका था। विकोर ने उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, मैं सोच ही रहा था कि कौन है जो इस जंगल में सर फैला रहा है। उसके मन में वो पुरानी याद लौट आई। रिग्रेशन से पहले कहानियां सुनी थी, एक बूढ़ा आदमी जिसने अपने ही ट्राइब को जड़ दिया ताकि हीरो बन सके, और अंत में वो इलाज नहीं कर पाया और पूरा ट्राइब मर गया। विकोर ने ओमन की आंखों में झांका, तो वही है? ओमन की सांसें तेज हो गई। नहीं नहीं, वो नहीं जान सकता, उसे मेरे प्लान का पता नहीं हो सकता। वो जोर से चिल्लाया, भीड़ को संबोधित करते हुए, तो तुम सब पुराने शामन का स्वागत करने आए हो? उसी समय भीड़ से एक साया आगे आया। मैट्रियार्क, आंखों में सख्ती, चेहरे पर चुप। मैट्रियार्क
मैट्रियार्क एक कदम आगे बढ़ी, आंखें गहरी, आवाज सख्त। तो बताओ ओमन, वो अनुष्ठान पूरा हुआ या नहीं? ओमन ने जोर देकर कहा, बिल्कुल हुआ, और देखना ये इन्फेक्शन भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। चेहरे पर झूठी दृढ़ता, पर माथे पर पसीना छलक रहा था। मैट्रियार्क ने धीरे से कहा, एम्पायर में युद्ध छिड़ चुका है रेड डेथ की वजह से। जांच में पता चला कि ये बीमारी किसी नेचुरल वजह से नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर फैलाया है। फिर उन्होंने सवाल उठाया, इंपीरियल क्लैन का इस जंगल से कोई लेना देना नहीं, फिर ये इन्फेक्शन यहाँ तक कैसे पहुंचा? ओमन ने आवाज धीमी कर ली, मुझे नहीं पता, मैं तो बस अनुष्ठान पूरा करके आया हूँ। मैट्रियार्क की नजर उस पर ठहर गई। अगर तू विलेज से आ रहा था तो कैचमेंट एरिया में क्यों मिला? फिर उन्होंने वाइकर की तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया। वाइकर पहले ही कह चुका था कि तू सीधे यहीं आया। अब देखते हैं तेरी बाकी बातें भी सच है या नहीं। ओमन की सांसें तेज हो गई। कौन सी बातें? मैट्रियार्क ने ठंडी आवाज में कहा, तू कह रहा था कि अगर तू हीरो बनने की कोशिश कर रहा होता तो तेरे पास रेड डेथ का इलाज जरूर होता। अचानक उनकी आंखों से एक सर्द तेज रोशनी फूटी। ओमन का शरीर अकड़ गया। अब बता, तेरे पाउच में क्या है? विकोर के जहन में वो पुरानी बातें लौट आई। कभी उसने आन से ओमन के अतीत के बारे में पूछा था। आन ने बताया था ओमन कभी बलक ट्राइब का हिस्सा नहीं था, वो एक गुलाम बनकर आया था, पुराने शामन का नौकर। लेकिन एक रात उसने शिकार किया, अपने ही मालिक को मार डाला और उसकी शक्ति चुरा ली। तब से वो शामन बन बैठा। शुरुआत में गांव के गंदे काम करता, शिकार के समय खुद को चारे की तरह पेश करता। धीरे धीरे उसके बाल सफेद हुए, उम्र बढ़ी और लोग उसे मान देने लगे। विकर का मन सोचने लगा, क्या ये बूढ़ा शामन वो सब कुछ चाहता है जो उसे जवानी में नहीं मिला? क्या ये मैट्रियार्क की सत्ता को भी निगलना चाहता है? मैट्रियार्क अब गुस्से में कांप रही थी। पॉकेट दिखा अमान, ओमन ने कांपती आवाज में कहा। उसमें सिर्फ आटा है, थोड़ा सा रखा था अनुष्ठान के बाद खाने के लिए। वो पाउच निकाल ही रहा था कि हाथ फिसला। पाउच नदी में गिर गया। छपाक, पानी में पाउच बहा और देखते ही देखते उसका सारा सामान घुल गया। ओमन ने घबरा कर चिल्लाया, मेरे हाथ कांपते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, गलती से गिर गया। मैट्रियार्क ने एक लंबी सांस ली। विकोर, अब तेरे कहे अनुसार हम पाउच का सच नहीं जान पाएंगे। विकोर की नजरें ओमन पर जम गई। आवाज कड़वी, कितना कन्वीनियंट है ना कि सबूत खुद ही बह गया। ओमन अब बौखला गया। मेरे पास कोई एंटीडोट नहीं है और अगर तुम मुझे दोष दे रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम मानते हो कि जहर फैलाने वाला मैं ही हूँ। उसने उंगली उठा दी वाइकर की ओर। मैट्रियार्क, इस इंपीरियल को सजा दो, ये एक सम्मानित शामन पर इल्जाम लगा रहा है। मैट्रियार्क शांत खड़ी थी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, बिल्कुल बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगना चाहिए, और अगर तू बेगुनाह है तो मैं तेरी इज्जत और सम्मान की रक्षा करूंगी। ओमन के होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। अब कुछ नहीं कर सकते, मैं अनटचेबल हूँ। मैट्रियार्क की आंखों में अब शक नहीं, सिर्फ फैसला था। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, इसका निर्णय अब आयट से होगा। पूरा ट्राइबल सर्कल चौंक गया। आयट बलक परंपरा का सबसे पुराना और निर्णायक तरीका। जब दो विचार टकराते थे, जब कोई फैसला बिना सबूत के असंभव लगता था, तब आयट ही होता था अंतिम रास्ता। आन आगे बढ़ी। उसने सीधा ओमन की ओर देखा। तू तो हमेशा परंपराओं की बात करता रहा है ना, अब बता क्या बलाक की इस परंपरा को निभाएगा? ओमान के दिल में गालियां गूंजने लगी पर चेहरा शांत रखा। ठीक है, 4 दिन बाद पूर्णिमा की रात को आयट होगा। लेकिन तभी विकोर की आवाज गूंजी, धीमी पर काटदार। गलत। परंपरा कहती है जिसने आयट की मांग स्वीकार की है, तारीख वही तय करता है। वो आगे बढ़ा। तू समझा कि सबूत ना होने से बच जाएगा, पर मेरा प्लान कुछ और था। तुझे ऐसी जगह घेरना जहाँ तुझे खुद आयड मांगनी पड़े। विकोर की आंखों में एक तेज चमक थी। और अब हम आयड अभी शुरू करेंगे, यहीं इस पहाड़ की चोटी पर। 1 घंटे में वॉरियर्स सर्कल सज चुका था। पूरा बलाक ट्राइब इकट्ठा था। मैट्रियार्क ने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए। आयड शुरू होता है, जो मैदान से भागेगा उसे मौत मिलेगी। पीछे खड़े वॉरियर उसे वहीं खत्म कर देंगे। उनकी पीठ पीछे था वॉरियर्स माउंटेन, जहाँ उनके पूर्वजों की समाधियां थी। आज एंसेस्टर्स खुद फैसला करेंगे कौन न्याय पर है और कौन धोखे पर। आन चिल्लाई, विकोर, एक बार में खत्म कर देना, पूरा ट्राइब तुझे देख रहा है। भीड़ गूंज उठी। विकोर। ओमन के कान सुन्न पड़ने लगे। उसने जोर से अपनी उंगली काटी। खून की कुछ बूंदें जमीन पर टपकी। नेक्रोमेंसी शुरू हो चुकी थी। मिट्टी फटी। 3 स्केलेटन्स बाहर निकले। मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स पर नजर रखो। विकोर की हलचल तुरंत बताओ। ओमन ने अपनी कमर से धनुष उठाया। 7 साल इस जंगल में बिताए हैं मैंने, और ये लड़का सिर्फ 2 साल पुराना है। अब बस इसे देखना है। और एक तीर सीधा उसकी छाती के पार। पर उसे क्या पता था, विकोर तो पहले से वहां था, एक पेड़ की ऊंची शाखा से उल्टा लटक रहा था, सीधा उसके पीछे। विकोर ने एक बार फिर अपने साइलेंट हील कौशल को याद किया। स्वैम्प मास्टर को मारकर हासिल किया गया ये माशू स्किल उसे बिना एक भी आवाज किए अपने शिकार के पास पहुंचने देता था। ओमन के पास नेक्रोमेंसी है, शायद वो लोको ट्राइब का हो, विकोर ने सोचा, और इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर एक हल्का झटका और विकोर नीचे उतरा, सीधा स्केलेटन्स के बीच। उसकी कलाई हल्की सी घूमी। बेल्जेबुब की धार हवा में चमकी। तीनों स्केलेटन्स 1 सेकंड में राख हो गए। ओमन अभी भी मुस्कुरा रहा था। कहाँ छुप गया ये विकोर? कहीं से भी आवाज नहीं आ रही। डर गया है शायद। अगले ही पल बेल्जेबुब उसकी छाती के आर पार थी। क्या? ओमन की आंखें फैल गई। कांपती आवाज, तू कहाँ से आया? पत्तों की आवाज तक नहीं सुनी मैंने। विकोर ने उसे एक धक्का दिया। ओमन जमीन पर गिर पड़ा, आंखें खाली, सांसें डूबती हुई। विकोर ने बेल्जेबुब को वापस शीत में डाला।
डाला और खड़ा हो गया। फायर खत्म हो चुका था। आन दौड़ती हुई आई। विकोर, तू जीत गया। पूरे ट्राइब की निगाहें अब उस पर थी। किसी को यकीन नहीं हुआ कि सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, पर एंसेस्टर्स का फैसला हो चुका था। एक एल्डर ने टूटती आवाज में कहा, पूर्वजों ने खुद ओमन की बात को अपवित्र माना है, इसलिए अयार्ड इतनी जल्दी खत्म हो गया। घाटी में सिर्फ हवा की सरसराहट थी, कोई जश्न नहीं, कोई चीख नहीं, बस ओमन की तड़पती हुई सांसें। जख्म में जलन थी और उसके दिल में उससे भी ज्यादा नफरत। बलक लोगों, वो सब जिन्होंने कभी उसे नीचा दिखाया था, उसका हक छीना था, अब वो सब जलने चाहिए। विकोर ने आहान की तरफ देखा। अब इससे और तकलीफ देना ठीक है क्या? शायद इसे मार देना ही दया होगी। पर आहान का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। मेरी बहन ऑल को मार डालता वो रेड डेथ से, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। कावर्ड है, दया के लायक नहीं। पर कोई नहीं जानता था ओमन कुछ और कर रहा था। जमीन पर अपने ही खून से कुछ लिख रहा था। तभी एंसेस्टर्स की कब्र से एक हल्की बैंगनी रोशनी निकली और कब्र का दरवाजा खुलने लगा। हवा रुक गई, पेड़ सन्न पड़ गए, आसमान और जमीन दोनों बैंगनी अंधकार से ढक गए। ये क्या है? ट्राइब वाले पीछे हटने लगे। आन की आंखें डर से चौंधिया गई। उसने देखा ओमन अब भी हिल रहा था। इम्पॉसिबल। विकोर ने सर घुमाया। उसका फेफड़ा मैंने काटा था, वो अब भी जिंदा कैसे है? पास खड़े बारबेरियंस गुस्से से चिल्ला उठे, कब्र से छेड़छाड़? क्या एंसेस्टर्स की आत्माओं को भी चैन नहीं देने देगा ये? ओमन उठ खड़ा हुआ, आंखें पूरी तरह बैंगनी, चेहरे पर विकृत हंसी। तुम एंसेस्टर्स से डरते हो? उसकी आवाज में अब इंसानियत नहीं थी। विकोर को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। किल हिम, अभी मार डालो, वो झपटा। पर तभी एक भयंकर धमाका। विकोर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। आन दौड़ती हुई पहुंची। ये क्या था? एक तीर जो डार्क एनर्जी से लिपटा हुआ था। ओमन ने पहाड़ की चोटी की ओर देखा और उंगली उठाई। फैसला एंसेस्टर्स पर छोड़ना था ना, तो अब लो। ग्रेट एंसेस्टर्स जजमेंट। ऊपर खड़ी थी एक अनडेड महिला, हाथ में धनुष। फिर शब्द हवा में तैर गए, डेथ नाइट। आन की सांसें रुक गई। क्या ये हमारी एंसेस्टर थी? विकोर अवाक रह गया। ये कैसे हो सकता है? ओमन ने एंसेस्टर को पुनर्जीवित कर दिया। वो सोच में डूबा। ओमन, क्या तू खुद अनडेड बन गया? तभी ओमन ने स्केलेटन्स बुला लिए। तुम सोचते थे मैं सिर्फ एक साधारण शामन हूं, अब देखो यहाँ एक ही कब्र नहीं है। जैसे ही ये कहा, चारों ओर से डेथ नाइट्स निकलने लगे। पूरी वॉरियर्स माउंटेन अब मौत का किला बन चुकी थी। ओमन स्केलेटन कैरेज में बैठकर हंसते हुए भागा। चलो अब एंसेस्टर से लड़ो और देखो क्या बचा पाते हो। पीछे से आहान ने तीर साधा। इतना गिर जाएगा तू, खून के रिश्तों को भी जला डाला। लेकिन उसका तीर आकर एंसेस्टर के एक तीर से टकराकर टूट गया। उसने एंसेस्टर ने उसे बचाया, पर तभी जंगल से आया एक तीर जो सीधे उस अनडेड एंसेस्टर का सिर उड़ा गया। भीड़ चौंकी और मैट्रियार्क सामने आई। डरने की जरूरत नहीं, ये सब ओमन के बनाए पपेट है, असल एंसेस्टर्स नहीं। वॉरियर्स माउंटेन पर एक समय था जब एंसेस्टर्स की कब्रें श्रद्धा का प्रतीक थीं। अब वही एंसेस्टर्स अनडेड बनकर बलक ट्राइब के खिलाफ खड़े थे। चारों तरफ चीखें, जलती जमीन और टूटते शरीर। एक नरसंहार जारी था। अनडेड एंसेस्टर्स की ताकत सामान्य वॉरियर से कहीं ऊपर। ब्लैक्स गिरते जा रहे थे। हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। कभी एक अनडेड चीखी, पर उसके सिर को उड़ा दिया गया। एक एरो सीधा माथे के बीच में। अगले ही पल 2 और डेथ नाइट्स गिरे। सिर्फ एक तीर, एक हत्या, हर बार सटीक, बेरहम। अक्विला द नाइट फॉक्स। विकोर ने देखा, ये महिला एक एक एरो में डेथ नाइट्स को गिरा रही है और ये सब हाई रैंक ग्रेजुएट्स जैसे थे। अब उसे एहसास हुआ, एम्पायर से फॉरेस्ट को अकेले बचाने वाली लेजेंड्स झूठ नहीं थी। उसने एन की तरफ देखा। उसके रहते चिंता की कोई जरूरत नहीं। चलो अब ओमन को रोकना है। आन चौंकी। कहाँ? विकोर ने जवाब दिया, जहां भी वो छुपा है अब उसे यही खत्म करना होगा। दूसरी ओर ओमन मैदान छोड़ चुका था। स्केलेटन्स की टोली उसके पीछे थी। वो हंस रहा था। अब ब्लैक्स को पछताना होगा, मुझे निकालकर बड़ी गलती की। एक स्केलेटन की ओर देखा। जा, काम पूरा कर। वो आगे बढ़ा और उसका मन भारी था। अकेला के रहते मुझे संभाल कर चलना होगा। वो इतिहास की सबसे तेज विलेज हेड थी, पर उसके लिए भी मैंने एक तोहफा बचा कर रखा है। विकोर और आन पीछा करते हुए उसे एक प्राचीन पिलर के पास पाते हैं। ओमन एक मैजिक सर्कल के बीच बैठा था, कुछ मंत्र बुदबुदाता हुआ। विकोर ने इधर उधर देखा। ये जगह, ये खंभे, क्या तुम जानती हो ये क्या है? आन ने सिर हिलाया। नहीं, पर इतना तय है, इसे अब और आगे नहीं बढ़ने दे सकते। उसने अपना बो उठाया, एरो को ऑरा से भर दिया। अब तेरा खेल खत्म ओमन। एरो चला एकदम सीधा उसकी ओर, लेकिन फाइनली हो गया। ओमन चीखा और जमीन से एक हाथ उठा और उस एरो को हवा में ही पकड़ लिया। विकोर और आन सन्न। ओमन की आंखों में पागलपन चमक उठा। आ गया वो, जिसे कोई नहीं देख सका और मैं देख पाया। द डिवाइन आर्चर एडोनाई। आन के चेहरे से खून उतर गया। ये एडोनाई, वो बालक का लेजेंड? विकोर की सांसें रुक गई। उसने तो कहा था कि वो अकेले जंगल में सोया था, कोई उसे जगा नहीं सका और ओमन ने उसे जगा लिया। और जैसे ये सब काफी नहीं था, एडोनाई ने तीर चलाया। विकोर ने तुरंत बेल्जेबब को बुलाया और एरो की दिशा मोड़ दी। लेकिन जब तीर एक पेड़ से टकराया, पूरा जंगल थर्रा उठा। भयंकर विस्फोट। विकोर पीछे हटते हुए चौंका। ये ऑरा से लिपटा एरो था, पर उसकी चिंता दूसरी आवाज ने तोड़ दी। आन, उसकी जांघ से खून बह रहा था। जल रहा है जैसे पैर को आग लगी हो। विकोर झुका। जहर, ये एडोनाई का जहरीला तीर है। और तभी एक और डरावना सच उसके दिमाग में आया। उसका बो, वो बना है मैडम 8 लेग्स की रिमेन्स से। और फिर एरो की बारिश शुरू हो गई। हर तीर ऑरा से भरा, हर टकराव एक धमाका। विकोर ने बेल्जेबब से हर तीर को मोड़ने की
की कोशिश की। हर एक्सप्लोजन जमीन को चीरता गया। जब हमला रुका, चारों ओर से टूटी जमीन, धुएं में छिपे घाव और दो जिंदा लोग जो अब भी खड़े थे। विकोर अब भी खड़ा था, कमजोर, हांफता हुआ, पर फिर भी आन के सामने दीवार बनकर डटा था। बेल्ज़ेबुब की सांसें भी अब दर्द में थी। उसकी ताकत जवाब दे रही थी। आन की आंखें भर आई। काफी हो गया विकोर, मुझे बचाने की जरूरत नहीं, भागो यहाँ से, मेरे लिए मरना मत। लेकिन जवाब देने से पहले ही ओमन की हंसी गूंजने लगी। तुम दोनों का संघर्ष अब खत्म होने वाला है। उसने पलट कर देखा। सर एडोनाई, अब इन्हें मिटा दो। एडोनाई ने एक एरो उठाया। उस पर एक काली ऑरा लहराने लगी, मौत की महक के साथ। विकोर ने खुद को संभाला। इस बार शायद मैं न रोक सकूं। एरो चल चुका था और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। एक रहस्यमयी आकृति आकर एरो को हवा में ही पकड़ लेती है अपने नंगे हाथों से। सब हक्के बक्के। ओमन, विकोर, आन, तीनों स्तब्ध और वो महिला मैट्रियार्क अक्विला अंधेरे से निकलकर सामने आई। उसने तीर को देखा और मुट्ठी बांधी। ऑरा कांपी, जर उबलने लगा और तीर धीरे धीरे धूल में बदल गया। ओमन की रीढ़ में एक सर्द लहर दौड़ गई। अक्विला की आंखें अब सिर्फ उसे देख रही थी। चलो ओमन, अब बात करते हैं। आन चिल्लाई। माँ, तुम यहाँ कैसे? अक्विला ने नजरें अपनी बेटी पर डाली। मैंने यहाँ एक अजीब ऑरा महसूस की थी, अब समझ आ गया क्यों। ओमन पीछे हटने। आन ने रोते हुए बताया। उसका तीर जहरीला था माँ, तुम्हें इलाज की जरूरत है। अक्विला ने अपनी हथेली देखी। जर वहां था, लेकिन उसने कुछ अनोखा किया। मुट्ठी भींची और ऑरा के अंदर से एक विस्फोट किया। जब हाथ खोला, जर लहू के साथ बह गया। विकोर ने हैरानी से देखा। उसने अपने अंदर ऑरा फोड़कर जहर को जला दिया। ये कला बहुत ही दुर्लभ थी। अक्विला अब ओमन की ओर मुड़ी। उसकी आवाज बर्फ सी ठंडी थी। बताओ ओमन, क्या ये सच में सर एडोनाई है? ओमन थोड़ा संभला। हाँ, बलाक का लेजेंडरी आर्चर। तुम भी इससे लड़ने की हिम्मत नहीं करोगे। अक्विला हल्का मुस्कुराई। तो फिर ठीक है। उसने विकोर और आन की तरफ देखा। तुम दोनों पीछे रहो, अब ये मेरी लड़ाई है। अब मैदान तैयार था। एक ओर मैट्रियार्क अक्विला, दूसरी ओर दिव्य धनुषधारी एडोनाई। अक्विला ने शुरुआत की। ऑरा से लिपटे 5 तीर छोड़े। तेज, सटीक, घातक। एडोनाई हर तीर को हवा में चकमा देकर निकल गया। अब उसने जवाब दिया, एक गहरे काले तीर के साथ। अक्विला ने झुककर उसे भी चकमा दिया। हर एक्सप्लोसिव एरो जमीन फाड़ रहा था। जंगल जलने लगा था। विकोर ने आन को उठाया। हमें हटना होगा, ये युद्ध मास्टर ग्रेड ऑरा का है। दूसरी तरफ ओमन एक चट्टान के पीछे खड़ा था, देख रहा था ये टकराव। अक्विला तेज है, पर सर एडोनाई अब इंसान नहीं, अब वो मर चुका है और हेल की डायमेंशनल ऑरा उसके पास अनंत है। कुछ ही पल में अक्विला के शरीर पर घाव उभरने लगे। उसने महसूस किया रेंज फाइट में उसे नुकसान होगा। उसकी नजरें एडोनाई पर टिक गई। स्पीड, पावर, मोबिलिटी, सब कुछ परफेक्ट है, पर कुछ है जो अब भी कमी है उसमें। एक जोरदार विस्फोट ने जमीन हिला दी। दोनों के तीर हवा में टकराए। धूल का गुब्बार उठ गया और अक्विला ने मौका देखा। धूल के भीतर से उसने उड़कर एडोनाई की गर्दन पर एक जोरदार किक मारी। अक्विला की किक तेज थी, सटीक थी, लेकिन एडोनाई ने उसे भी चकमा दे दिया। उसके हाथ में एक डार्क सोर्ड उभरा। जैसे ही उसने तलवार घुमाई, पेड़ 2 हिस्सों में कटते चले गए। अक्विला पीछे हटी, बच गई, पर जवाब देने में जरा भी देर नहीं की। उसने एक डैगर फेंकी, सीधा एडोनाई के हाथ पर। डार्क सोर्ड हाथ से छूट गया। एडोनाई का संतुलन बिगड़ा। अक्विला ने इस मौके को भांपते हुए उसके घुटने पर एक और किक मारी। एडोनाई लड़खड़ाया और तभी अक्विला ने अपनी सबसे शक्तिशाली ऑरा एरो छोड़ी। एरो जंगल को चीरता हुआ निकला और जब धूल छंटी, एडोनाई का पूरा दाहिना ऊपरी हिस्सा उड़ चुका था। अक्विला ने उसकी ओर देखा। ग्रेट एंसेस्टर, क्या ये झिझक इस वजह से है कि तुम मर चुके हो, या फिर इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी वंशज हूं? पर अब मैं तुम्हें इस स्थिति से आजाद करूंगी। उसने एक और एरो छोड़ा। एडोनाई अभी भी बिना हिले खड़ा था, जैसे खुद को खत्म करने दे रहा। पर ठीक उस वक्त एक काली ऑरा से बना हाथ उभरा और एरो को पकड़ लिया। एडोनाई चीख उठा। उसके आधे शरीर में अब डार्क एनर्जी भर रही थी, जो उसके अनडेड शरीर से मर्ज होने लगी। पीछे ओमन खड़ा था। तू इस नेक्रोमेंसी को रेजिस्ट कर रहा है? तू सच में लेजेंड है। ओमन ने गुस्से से एडोनाई को आदेश दिया, अब डीले वार बंद करो। हर उस चीज को मिटा दो जो तुम्हारे सामने खड़ी हो। अक्विला ने गुस्से से चिल्लाकर उसे रोका। एडोनाई अब बदल चुका था। उसका पूरा शरीर एक भयानक काली ऑरा से ढक गया था। उसने एक भयावह चीख मारी और सामने खड़ा ओमन अब पूरी तरह संतुष्ट लग रहा था। अब ये एडोनाई नहीं रहा, ये तो कुछ और ही बन गया है। पर तभी भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। जंगल हिला और 3 ए रैंक मॉन्स्टर्स सामने आ गए। ये सब इस युद्ध के शोर से खींचे चले आए थे, पर उससे पहले कि कोई कुछ करे, एडोनाई ने 3 तीर चलाए और अगले ही पल तीनों मॉन्स्टर मारे जा चुके थे। अक्विला देखती रह गई। मैंने तीर चलते तक नहीं देखे। ओमन की हंसी गूंजने लगी। अब मान गई ना, ये सर एडोनाई है। अब उस औरत को खत्म करो। एडोनाई ने आदेश सुना और आगे बढ़ा। उसने तीरों की बारिश शुरू कर दी। हर एरो मौत की गंध लिए हुए। अक्विला हर वार को चकमा दे रही थी और एक अजीब जहर अब उसके शरीर में उतर रहा था। उसकी चाल धीमी पड़ने लगी थी। अब खत्म करना होगा। अक्विला ने घूमकर 2 ऑरा एरोस छोड़े। पहला कहीं और चला गया, दूसरा सीधा एडोनाई के चेहरे की ओर। एडोनाई ने दूसरा तीर रोका और चकनाचूर कर दिया। अक्विला के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन वो अचानक मुस्कुराई। उस पहला तीर जो मिस हुआ था अब हवा में घूमकर एडोनाई की गर्दन के पीछे से घुस गया। ये था मेरा एरो ट्रैप। पहला तीर घूमकर वापस आता है जब दुश्मन दूसरा वार रोकने में व्यस्त होता है। ये उसकी खुद की बनाई गई स्किल थी। एडोनाई और इंपीरियल नाइट की लड़ाई देखने के बाद उसने इसे
डेवलप किया था, और वो मुस्कान जल्द ही गायब हो गई। अडोनाई ने वो तीर अपनी गर्दन से खींचकर बाहर निकाल दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना। ओमन हंस पड़ा। अकेला, तुमने अब तक कई पत्थर दिल वॉरियर्स से लड़ा है, पर तुमने कभी लाश से नहीं लड़ा। सर, अधो नहीं, मर चुका है, उसे एक तीर से नहीं हराया जा सकता। और कहीं दूर एक चट्टान पर खड़ी अर्न तेज सांसों के साथ माँ को देख रही थी। जंगल की आग, विस्फोटों की आवाज, सब कुछ कांप रहा था, पर उसकी आंखों में बस माँ की चिंता थी। चुप थी, पर उसकी आंखें उम्मीद से भरी थी। उसे यकीन था वाइसर आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। उसे याद थे वाइसर के शब्द, तुम छिपी रहना, मैं ओमन को रोकूंगा और उसकी नेक्रोमेंसी को खत्म कर दूंगा। इधर वाइसर जंगल में दौड़ता जा रहा था। हर पेड़, हर चट्टान पार करता हुआ वो एक नतीजे पर पहुंचा। ओमान अक्विला से डरता है, इसलिए वो अदोनी को सामने रखकर छिपा होगा। और तभी वाइसर की नजर पड़ गई। ओमान एक पेड़ के पीछे छिपा खड़ा था। वाइसर रुका नहीं, सीधा दौड़ पड़ा उसकी तरफ। एक ही वार में उसे खत्म करने का इरादा था। लेकिन तभी एक डेथ नाइट प्रकट हुआ और वाइसर की तरफ एक जोरदार किक मारी। जमीन फट गई, पर वाइसर की फुर्ती कम नहीं थी। वो एक पल में पीछे हट गया, सुरक्षित दूरी पर। अब ओमन की नजर वाइसर पर पड़ी और वो गुस्से में चीख पड़ा, तो तू आ ही गया एम्पायर के कीड़े। मैं जानता था कोई ना कोई आएगा, इसलिए मैंने पहले ही अपने डेथ नाइट्स बुला लिए हैं। ये सब ऐसे वॉरियर्स की लाशों से बने हैं जिन्हें वॉरियर्स ग्रेव में दफनाया गया था। अगले ही पल डेथ नाइट्स चारों तरफ से विसर पर टूट पड़े। उधर अडोनाई का तीर अक्विला की कमर में जा धंसा। वो घुटनों पर गिर गई, उसकी चीख हवा में गूंज गई। ओमन ने उसकी हालत देखी और मुस्कुराया। ये जंगल अब मेरा होगा। मैंने जीवन भर अपमान झेला है, अब ये सब मेरी ताकत के आगे झुके। पहले मैं उन सभी को मारूंगा जो मुझे तुच्छ समझते थे। और तभी एक घातक औरा पीछे से उभरी। वाइसर ने बास्करविल 6 टेक्निक का प्रयोग किया और सभी डेथ नाइट्स एक ही झटके में राख बन गए। वाइसर ने ठंडी नजर से ओमन की ओर देखा। तुम्हारी योजना थोड़ी मुश्किल जरूर है, पर इस जंगल के लोग मेरा साथ देंगे। ओमन की आंखें फटी की फटी रह गई। ये मुमकिन नहीं। तू क्या हाई रैंक ग्रेजुएट से भी ताकतवर है? वाइसर की ठंडी आंखें, क्या तुम सच में अपनी हर इच्छा को जान पाए? ओमन कांपने लगा। ए अडोनाई, बचाओ, मुझे बचाओ। अडोनाई ने तीर उठाया, पर तभी अक्विला पीछे से आई और उसे एक जोरदार किक मारी। अडोनाई का तीर निशाने से चूक गया, वाइसर के पीछे से कुछ इंच दूर निकल गया। ओमन अब घबरा चुका था। अडोनाई, मारो उसे जल्दी। पर उसके शब्द उसके अंत की शुरुआत थी। एक झटके में उसके दोनों हाथ कट गए। वो देख ही रहा था कि अगली ही सांस में उसका सिर धड़ से अलग हो गया, और मरते वक्त भी उसकी आंखों में बस एक सवाल था, ये हुआ कैसे? दूसरी तरफ ब्लैक ट्राइब अब भी डेथ नाइट से लड़ रहा था, पर हालत खराब थी। एक डेथ नाइट ने एक लड़की की कमर से वो छीनी और उसी हथियार से वार करने वाला था, पर तभी उसका शरीर राख बन गया और देखते ही देखते पूरी डेथ नाइट लीजन राख में तब्दील हो गई। उधर अक्विला जमीन पर बैठी, सांसें उखड़ी हुई। उसने सामने देखा, अडोनाई की शरीर अब राख बन रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और उसकी राख होती हाथ को थामा और धीमे से फुसफुसाया, रेस्ट इन पीस। उसी वक्त ओमन दूसरी ओर से चिल्लाई, ये जंगल मेरा हो सकता था। उसकी आवाज में पछतावा था और गुस्सा। वाइसर, तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वाइसर ने उसकी ओर देखा। ओमन, तू सिर्फ नेक्रोमैंसर नहीं था, तूने अडोनाई जैसे वॉरियर को मशीन बना दिया। अगर तू चाहता तो एक महान शामन बन सकता था। ओमन की हंसी अब भी हवा में गूंज रही थी। ये अंत नहीं है वाइसर, मैं तुझे इसका पछतावा दिलाऊंगा, मैं लौटूंगा। पर उसके शब्द अधूरे रह गए। एक तीर सीधा उसके माथे में जा धंसा। सन्नाटा, उसका अंधकारमय अध्याय वहीं समाप्त हो गया। वाइसर ने पीछे मुड़कर देखा। आहन हाथ में धनुष ली थक कर हाँफ रहा था। उसने आंखें झुकाकर कहा, अगर मैंने पहले ही तुझे सुना होता तो शायद ये सब टल जाता। वाइसर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये तेरी गलती नहीं है, तूने आज वो किया जो सबसे जरूरी था, और तूने बहुत अच्छा किया। ओमान के अंत के साथ एक अजीब सी राहत की लहर फैली। सबको लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाइसर ने कहा, चलो वापस गांव चलते हैं। पर जब वे गांव पहुंचे, हर किसी के कदम रुक गए। पूरा गांव मलबे में तब्दील हो चुका था। हर तरफ राख, हर तरफ टूटे हुए सपने। आन की आवाज कांपी। ये क्या हुआ यहाँ? मैट्रियर्क का चेहरा स्याह पड़ गया। जिन लोगों ने अलर्ट के साथ जाने से इनकार किया था वो यहीं थे, गांव में। ऑल की आंखें भर आईं। मैडम, वो यहाँ आ गई थी। आन की सांसें थम गई। तुम कहना चाह रहे हो वो मैडम यहाँ आई थी? वो बहन की तरफ दौड़ी। तू ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? वहीं दूसरी ओर वाइसर सोच में डूबा था। वो मॉन्स्टर जो अब तक शांत था, अचानक इतनी तबाही क्यों मचाने लगा? ऑल ने एक दिशा की ओर इशारा किया। ग्रैंडफादर के सेरेमोनियल टेंट से धुआं उठ रहा था और उसके कुछ देर बाद मैडम ने हमला किया। वाइसर ने वहां जाकर जली हुई पत्तियां देखी और फिर समझ गया। ओमन ने एक खास पौधा जलाया था जो कीड़े और राक्षसी प्राणियों को आकर्षित करता है। उसकी आंखें फैल गई। ये सब पहले से योजना थी? गुस्से से कांपती मैट्रियार्क ने पास की चट्टान पर मुक्का मारा। उस घटिया इंसान को मरना कम सजा थी। एक सैनिक ने उन्हें संभालने की कोशिश की। आपका घाव फिर से खुल रहा है। मैट्रियार्क ने गहरी सांस ली। हम इस गांव को फिर से बनाएंगे, खाना जुटाएंगे और जो जिंदा है उन्हें बचाएंगे। उन्होंने आदेश दिया, जो सैनिक घायल नहीं है, घायलों की मदद करो, मलबे से लोगों को बाहर निकालो। आन ने अपने वुल्फ बकीरा को देखा। वो कांप रहा था, उसका पैर जहरीला हो चुका था मैडम की जहर से। आन ने उसे गले से लगाया, आंखों में आंसू भरकर बोली, माफ कर, मैं तुझे अकेला छोड़ गई थी। मैडम, 8 लेग्स जंगल की वो राक्षसी देवी जिसका नाम सुनकर हर ट्राइब कांप उठता था, उसकी शक्ति एक प्राकृतिक आपदा की तरह थी जिसके सामने कोई बदला नहीं ले सकता। पर वाइसर के मन में अब भी एक उम्मीद थी, एक योजना। उस रात वाइसर चुपचाप मैट्रियार्क अक्विला के तंबू में गया। अक्विला ने पूछा, तुम इतनी रात को क्यों आए हो?
वाइसर ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे मैडम 8 लेग्स के बारे में जानना है। मैट्रियार्क का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें उसके बारे में जानने की जरूरत क्यों है? वाइसर ने एक दस्तावेज आगे बढ़ाया। ये मुझे लोको ट्राइब के गांव से मिला था। इसमें मैडम के घर की जानकारी है, गवाहों के बयान और यहाँ तक कि उसके ठिकाने का जिक्र भी है। पर मैं समझ नहीं पाया, अगर इतनी जानकारी थी तो सारे ट्राइब्स ने मिलकर उसे खत्म क्यों नहीं किया? अकेला ने गहरी सांस ली, क्योंकि हम जानते हैं कि मैडम क्या है। वो कोई सामान्य राक्षस नहीं, बल्कि एक अशुद्ध देवी है। हमारी पीढ़ियां उसे जानती है। एक बार एडोनाई आर्चर गॉड ने उसे हराने की कोशिश की थी। उसने मैडम की एक टांग में तीर मारा, वो कट गई, पर जीत नहीं मिली, बल्कि एक डरावनी सच्चाई सामने आई। कटी हुई टांग पुनः उगाई और फिर 2 टांगे हो गई। जिस हिस्से को काटो वो बढ़ता जाता है, हर बार और ताकतवर बनकर। उसका शरीर एडोनाई के भी तीर नहीं भेद पाए। जो भी उसके सामने गया उसके जहर का शिकार बन गया। अक्विला ने अपनी चोट की ओर इशारा किया। एडोनाई के तीर में जो जहर था वो भी मैडम का ही था, और आज तक वो जहर मुझे सताता है। मैडम 8 लेग्स एक अभिशप्त सृष्टि है, जिसे कई योद्धाओं के बलिदान ने जन्म दिया। अकेला की आंखों में डर था, एक माँ जैसा डर। वाइसर, मैं और अपनों को खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ, मैडम पर हमला करने की बात छोड़ दे। उसके लफ्जों में वो डर था जो हजारों साल की हारों ने जन्म दिया था। पर वाइसर चुप रहा, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। एक्विला और आर्चर गॉड एडोनाई तक जिससे नहीं जीत पाए। वाइसर ने आंखें बंद की। उनके मुकाबले मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर तभी उसका मन एक और तरफ गया। फॉल की दुनिया, जहाँ डिमोनिक मॉन्स्टर्स इंसानों की धरती को रौंदते थे, वहां वो मैडम जैसे और उससे भी बदतर मॉन्स्टर्स से लड़ चुका था। मैडम आखिर है तो एक मॉन्स्टर ही। हर मॉन्स्टर की आदतें होती हैं, कमजोरियां होती हैं, बस उन्हें पहचानना है। जंगल के एक कोने में एक शांत पहाड़ी अचानक कांप उठी। उसके शिखर से कई टांगे बाहर निकली। मैडम 8 लेग्स जाग चुकी थी। उसकी चीख जंगल की हवा को चीरती हुई हर ओर फैल गई। कुछ दूरी पर छिपा वाइसर सांस रोके हुए उसे देख रहा था। जागने के वक्त हमेशा एक तेज आवाज होती है। वो कई दिनों से मैडम के ठिकाने की निगरानी कर रहा था और अब उसने पैटर्न समझ लिया था। हर रोज वो तय वक्त पर खाने की तलाश में बाहर जाती है और लगभग 2 घंटे में लौट आती है। उसी समय वाइसर तेजी से जंगल पार करता हुआ उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया, जहाँ मैडम का केव था। नीचे झांका तो देखा जालों का जाल, जैसे किसी ने चट्टानों को बुन दिया। बाहर से वो जगह एक शांत पत्थर जैसी दिखती थी, पर अंदर खाली और घातक। वाइसर ने एक पत्थर काटा और उसमें फंसे जाले को निकाला। उसे छूकर महसूस किया, ये रेशे इतने सख्त हैं कि कोई सामान्य ग्रेजुएट मना यूजर इसे काट भी नहीं सकता। इन्हीं जालों का इस्तेमाल करके मैं नीचे जा सकता हूँ। जैसे जैसे वो नीचे उतरता गया, उसने केव की बनावट को गौर से देखा। एंट्रेंस मैडम की बॉडी के हिसाब से बनी है, जैसे किसी ने उसे ध्यान में रखकर ये जगह बनाई। और फिर एक सन्नाटा, एक डरावना नजारा। हर तरफ जालों में फंसे शरीर, कुछ इंसान, कुछ मॉन्स्टर्स, कुछ पूरी तरह सड़ चुके, कुछ अभी भी सलामत। क्या मैडम उन्हें यहाँ लाकर सिर्फ देखने के लिए छोड़ देती? उसने अपना ध्यान जोर से हटाया। मुझे जल्दी काम खत्म करना होगा, वरना 2 घंटे के अंदर वो लौट आएगी। तभी एक दीवार पर कुछ अजीब दिखा। मैडम के अंडे। तो ये उन्हीं स्पाइडर डीमंस की शुरुआत है जो फॉल के वक्त हर जगह फैल गए थे। वाइसर ने एक अंडा उठाया। इसे एनालाइज करना जरूरी है। पर तभी मैडम लौट आई। ऊपर से वो अपने केव को घूर रही थी, जैसे उसे कोई एहसास हुआ। वाइसर जालों में छिपा रहा, सांस भी नहीं ली। अगर मेरे पास माशू की साउंड डैम्पनिंग स्किल ना होती तो शायद आज यही मारा जाता। मैडम कुछ देर बाद चली गई। वाइसर ने चैन की सांस ली। अब और देर नहीं कर सकता। दूसरी ओर बलक ट्राइब का गांव फिर से बन रहा था। हर तरफ लोग टूटी दीवारों को खड़ा कर रहे थे, घर जोड़ रहे थे, जिंदगी को फिर से आकार दे रहे थे। इसी बीच एक सवाल गूंजा, वाइसर का कुछ पता चला क्या? एक विलेजर बोला, उसने तो अपना अलग टेंट बनाया है, कई दिन से बाहर ही नहीं निकला। दूसरे ने कहा, मैंने देखा था वो सुबह सुबह किसी दूसरी ट्राइब की तरफ गया था। पर एक अजीब चीज सबने महसूस की। उसके टेंट के पास जली हुई चीज की गंध आती है, जैसे वो कुछ जला रहा हो। कुछ लोग सोच में पड़ गए, आखिर वो कर क्या रहा है? और फिर किसी ने मुस्कुरा कर कहा, वीसर अगर कुछ कर रहा है तो जरूर कुछ बड़ा सोच रहा है, हमें उस पर भरोसा है। और एक गंभीर बात अब भी बाकी थी। वाइसर अब तक कमांडर आन से नहीं मिला था। आन खुद उसके टेंट के बाहर आई। वाइसर, मैंने माँ से सुना कि तूने मैडम के बारे में पूछताछ की। आन की आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज कांप रही थी। वाइसर, उसे कोई नहीं हरा सकता, किसी वॉरियर ने कभी नहीं। उसकी बात वहीं नहीं रुकी। बकीरा को याद है ना, उसका एक पैर काटना पड़ा। अब वो पहले की तरह दौड़ भी नहीं सकता। वो एक पल रुकी, फिर धीरे से बोली, अगर तुझे भी कुछ हो गया तो शायद मैं जेल नहीं पाऊंगी। लेकिन उसकी बात अधूरी ही रह गई। अंदर आओ, कुछ दिखाना है तुम्हें। वो चुपचाप वाइसर के टेंट में दाखिल हुई और जो सामने देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। हर दीवार पर दस्तावेज चिपके थे, ड्राइंग्स, नक्शे, जालों के सैंपल, मैडम की त्वचा के टुकड़े, यहाँ तक कि एक अंडा। वाइसर, ये सब क्या है? वाइसर ने एक गहरी सांस ली। ये जानकारी मैंने जंगल की हर ट्राइब से इकट्ठा की है, सब कुछ मैडम के बारे में। उसने उसकी आंखों में देखा, उसके जालों की संरचना,
उसकी त्वचा की बनावट और ये अंडा मैंने सब खुद उसकी लेयर में जाकर लिया है। तू उसकी गुफा तक गया था। आन का चेहरा डर से सख्त पड़ गया। वाइसर, तू क्या सच में उससे लड़ने जा रहा है? अगर जा रहा है तो मैं भी तेरे साथ चलूं। लेकिन वाइसर की आवाज सख्त थी। तेरा पैर अब भी एडोनाई की चोट से उभरा नहीं है। तू बस मेरे लिए भार बनेगी। उसके शब्द सख्त थे और पीछे चिंता थी। फिर वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे अब जंगल छोड़ना होगा। कुछ ऐसा है जो मुझे पूरा करना है और उसके लिए मुझे बास्करविल लौटना पड़ेगा। आन का दिल धड़क उठा। मुझे पता था कि तू एक दिन चला जाएगा। उसकी आंखें नीची थी और वाइसर ने मुस्कुरा कर कहा, आन, मैं लौटूंगा और जब लौटूंगा तो इस जगह को सुरक्षित पाऊं। इसलिए मैं मैडम को मारना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो बकीरा के साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। आन ने उसकी तरफ देखा। उस शब्द ने उसे चौंका दिया। हंट, तू उसे हंट करने की बात कर रहा है? उसने वो सारे लम्हे याद की। जहर वाला हादसा, ओमन की जटिलता, हर मुश्किल जो वाइसर ने अकेले झेली थी। वो हल्का सा मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तू हंट कह रहा है तो क्या मैं नतीजे की उम्मीद कर सकती हूँ? वाइसर की आवाज इस बार बहुत धीमी थी पर सच्ची। हाँ, तू कर सकती है। रात गहराई, बारिश तेज होने लगी। पत्तों पर गिरती बूंदों की आवाज के बीच वाइसर एक और मॉन्स्टर से टकरा रहा था। एक विशाल सलामेंडर। वो जोर से दहाड़ा। वाइसर ने बेल्ज़ेबुब से उसका हाथ काट दिया और कुछ सेकंड में वो हाथ फिर से उगाया। वाइसर की आंखें संकीर्ण हो गई। तो ये बात सच थी। जब तक इसका सिर सलामत है ये रिजेनरेट करता रहेगा। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, तू मेरी आखिरी चुनौती है। अब अपना पावर मुझे दे दे। अब बील अबब में 3 शक्तियां थी, बर्न इंजरी, साइलेंट हील और रिजेनरेशन। दूसरी ओर गांव में आहान पसीना पहुंचते हुए बोला, काम पूरा हो गया। उसके दोस्त हैरान थे। तूने ये घर बनाया? तुझे ये सब आता है? आहान ने हंसते हुए कहा, वेसर मेरा भाई है, उसके लिए घर बनाना मेरे लिए फर्ज है। हंसी की गूंज में किसी ने याद किया, याद है आहान पहले वाइसर को कितना नापसंद करता था? आहान ने हंसते हुए झुठलाया, हाँ हाँ, पर अगर वो ना होता तो आज हमारा गांव दोबारा नहीं बसता। फिर वो सब खुश होकर वाइसर को बुलाने उसके टेंट की ओर भागे, लेकिन वो टेंट खाली था। एक दोस्त बोला, शायद बाहर गया होगा। आहान ने निराश होकर कहा, मैं चाहता था कि जब वो घर देखे तो उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाया। दूसरे दोस्त ने हंसते हुए पूछा, पर क्या वो ऐसा एक्सप्रेशन कभी दिखा भी सकता? गहरे जंगल में चुपचाप खड़ी थी। उसकी नजर दूर टिकी थी, जहां आज की सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाली थी। उसके होंठ बुदबुदाए, हे जंगल के देवता, उस वॉरियर को आशीर्वाद देना जो आज मौत से टकराने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विसर खड़ा था मैडम 8 लेग्स की लेयर के सामने। आसमान में काले बादल जमा हो चुके थे। बारिश अब किसी भी पल शुरू हो सकती है, उसने खुद से कहा, और शायद ये परफेक्ट समय था उसे हंट करने का। हर वेरिएबल, हर संभावना वाइसर पहले ही कैलकुलेट कर चुका था। अब शिकार शुरू करने का वक्त आ चुका था। वो छलांग मारते हुए मैडम की लेयर में कूदा। शिकार शुरू होता है। लंबे अंधेरे हॉल में मैडम 8 लेग्स गहरी नींद में थी, बिल्कुल अनजान कि उसकी मौत अब उससे कुछ ही कदम दूर है। वाइसर ने बास्करविल की 6th टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसके एक पैर को काट दिया। मैडम की नींद चीख में बदल गई। उसके सिर पर दर्द दौड़ पड़ा। वाइसर लैंड कर चुका था पर उसने देखा पैर रिजेनरेट हो चुका है, और जैसे कि एडोनाई की रिपोर्ट में लिखा था, कटे हुए पैर अब तो हो चुके थे। मैडम ने गुस्से से जड़ थूकते हुए हमला किया। वाइसर ने प्लान 1 एक्टिवेट कर दिया। वो बिजली की रफ्तार से इधर उधर घूमने लगा। हर कट उसके पैरों पर पड़ता। एक और चीख, और इस बार जहर की बारिश वाइसर की ओर पड़ी। वो लगातार डॉज करता रहा, लेकिन हमेशा नहीं बच सकता था। एक बूंद उसके हाथ पर गिरी और जहर फैलने लगा। चॉइस नहीं है, उसने खुद से कहा, और अगले ही पल वाइसर ने अपना हाथ काट डाला। लेकिन मैडम की आंखें हैरानी से फैल गई। वाइसर का पूरा हाथ रिजेनरेट हो चुका था। उसकी आवाज ठंडी थी, तू ही अकेली नहीं है जिसके पास ये पावर है। अब मैं भी तेरे बराबर हूँ। इसके बाद शुरू हुआ एक बर्बर युद्ध। वाइसर उसके पैरों को लगातार काटता रहा, हर हमले को डॉज करता हुआ, पर ज्यादा देर तक नहीं। एक जोरदार झटका आया। मैडम का वार, वाइसर का एक हाथ और एक पैर उड़ गया। वो नीचे गिरा, लेकिन लुढ़कते हुए मैडम के पैर से टकराया। बस कुछ सेकंड उसे चाहिए थे, और तभी उसका हाथ और पैर दोबारा उगाए। वो फिर खड़ा हो गया और दोबारा हमला कर दिया। घंटों तक लड़ाई चलती रही। वाइसर की सांसें तेज, उसके अंग बार बार कटते, बार बार रिजेनरेट होते, पर अब उसकी स्टेमिना जवाब देने लगी थी। दूसरी ओर मैडम हर बार 2 गुना पैर उगाती जा रही थी। फिर एक मुस्कान वाइसर के चेहरे पर आई। उसने एक झटके में जालों का सहारा लिया और ऊपर चढ़ने लगा। मैडम ने पीछा करना चाहा, पर वो हिल भी नहीं पा रही थी। वाइसर ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी। मैं जानता था कि मैं तुझसे आगे नहीं भाग सकता, इसलिए मैंने तुझे यहीं रोकने की योजना बनाई थी। तेरी लेग डुप्लीकेशन की स्किल भगवान जैसी लगती है, लेकिन हर बार एक ही पैर डुप्लीकेट करना तेरे लिए श्राप बन गया है। मैडम ने जाल फेंक कर हमला किया, पर वाइसर पहले से जानता था कि अब तू जाल फेंकेगी। उसने बेल्ज़ेबुब को हाथ में लिया। तेरे जाल पर मैंने पहले ही शोध किया था। ये आग से नहीं चलते, लेकिन अंडरवर्ल्ड की पर्पल हेलफायर में ये जलकर राख हो जाते हैं, और ये पूरी जगह लाशों की गैस से भरी हुई है। वो एक मरे हुए बेर की लाश पर चढ़ा और नीचे झांक कर कहा, तू अपने कर्म से ऊपर उड़ने लगी थी, आज उसी कर्म से तू जलेगी। बेल्ज़ेबुब मरे हुए बेर के सिर में घुसा दिया गया। अगले ही पल हेलफायर की ज्वाला फूट पड़ी। एक विस्फोट जो पूरी लेयर में गूंज गया। कुछ दिन पहले वाइसर अपनी स्टडी टेबल पर खड़ा था, गहरे विचारों में डूबा हुआ। उसकी आंखों में एक पुरानी मेमोरी कौंधी। सर्बिरस, वो भयानक बीस्ट
जिसे जंगल से खदेड़ दिया गया था। और तभी एक सवाल उसके जहन में उठा, क्यों ट्राइब के लोग इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स को लरू एट लेनोर माउंटेन की तरफ धकेलते हैं? तब उसे असली जवाब समझ में आया, क्योंकि मैडम 8 लेग्स उन्हें जबरदस्ती वहां तक खदेड़ रही थी, एक एक टेरिटरी को अपने कब्जे में लेती जा रही थी। और फिर वाइसर ने उस रहस्य को समझा जो अब तक उसकी आंखों के सामने था, लेकिन वो देख नहीं पाया था। मैडम का डर था हेलफायर। उसने जानबूझकर फॉरेस्ट में बारबेरियंस को बसा दिया था ताकि वो सर्बरस और बाकी हेलिश मॉन्स्टर्स को दूर भगाते रहे। हेलफायर को खुद से दूर रखने के लिए उसकी कमजोरी हमेशा मेरी नाक के नीचे छुपी हुई थी। वाइसर बुदबुदाया। अब उसने बील्ज़ेबब उठाया और उसे मरे हुए बेर की खोपड़ी में घुसा दिया। पर्पल हेलफायर का विस्फोट सिर्फ एक आग नहीं था, ये एक जंजीर थी जो मैडम को उसी की लहर में कैद करने के लिए थी। वो ऊपर चढ़ नहीं सकती थी क्योंकि उसने खुद ही अपने पैर दुगने कर लिए थे। वेब्स वो फेंक नहीं सकती थी क्योंकि उन्हें जलाया जा चुका था। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वाइसर बाहर निकल चुका था और अब दूर खड़ा देख रहा था वो इन्फर्नो जो अंदर मैडम 8 लेग्स को जला रहा था। अब बस इंतजार करना है, उसने सोचा। जब ये आग शांत होगी तो मैं उसकी यूनिक एबिलिटी ले लूंगा। लेकिन तभी जमीन कांपने लगी। वाइसर की नजर तुरंत लहर की ओर गई और अचानक वहां विस्फोट हुआ और फिर वो निकली। मैडम 8 लेग्स जली हुई लेकिन जिंदा। उसका शरीर राख से ढका हुआ था, उसकी आंखें जल चुकी थी, उसका शेल फटा हुआ था, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। गुस्से में उसने जहर की बारिश शुरू कर दी। जहरीली गैस टुकड़ों में फटी और जहां भी पहुंची सब कुछ पिघलाती चली गई। वाइसर अब भी नीचे खड़ा था और उसने महसूस किया वो मुझे देख नहीं पा रही। उसकी आंखें जल चुकी हैं, उसके शरीर के बाल सब राख हो चुके हैं। लेकिन तभी उसकी नजर गई, उसके शेल में दरार थी। यही मौका है। वाइसर हवा में उछला और उसी दरार को निशाना बनाते हुए बील्ज़ेबब से बास्करविल्स 6th टेक्निक का वार किया। एक चीख और वाइसर दूर जा गिरा। वो क्रैक देख चुका था। एक वार काफी नहीं होगा। उसने खुद को संभाला और दूसरा वार करने ही वाला था। तभी उसकी आंखों के सामने मैडम की जली हुई आंखें और त्वचा दोबारा रिजेनरेट होने लगी। वाइसर हक्का बक्का रह गया। वो अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग रिजेनरेट कर सकती है। और फिर उसके एक पैर ने वाइसर को जमीन से उठाकर जंगल की दूसरी दिशा में फेंक दिया। वाइसर अब जमीन पर पड़ा था। दोनों पैर उड़ चुके थे और रिजेनरेशन धीमा हो रहा था। थकान अब उसके पूरे वजूद में भर चुकी थी। मैडम उसके करीब आ रही थी। वो जोर से सांसें ले रहा था। जल्दी उठना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके जहन में गूंजी। तू यहाँ क्या कर रहा है? किस लिए लड़ रहा है इस मॉन्स्टर से? तेरा असली मकसद क्या था? तुझे तो ह्यूगो को मारना था, उसके गले को चीरना था, बदला लेना था। और फिर उसने देखा अपने पुराने वजूद को, पास्ट लाइफ का वाइसर जो ठंडे तेवरों के साथ उसे घूर रहा था। तू कमजोर पड़ गया है, उसने कहा। इस जंगल में आकर तू सुस्त और धीमा हो गया। तेरी आंखों से वो नफरत गायब हो चुकी है। याद कर, जब ह्यूगो ने तुझे कुचला था, तूने उसी वक्त कसम खाई थी कि उसकी गर्दन तेरे हाथों से कटेगी। विकोर वान बास्करविल, उसका जन्म ही सिर्फ एक मकसद से हुआ था, मिशन पूरा करना। चाहे जान जाए पर आदेश पूरे होने चाहिए। यही उसे सिखाया गया था और वो उसी में अपनी पहचान ढूंढता रहा। पर तभी जब उसे उसके मालिक ने ही मार डाला, उसे समझ आया उसकी जिंदगी सिर्फ एक बेकार मोहरा थी। पुराना वाइसर, उसका पास्ट वर्जन अब सामने खड़ा था। आंखों में आग थी, आवाज में कटाक्ष। ह्यूगो ने मुझे जिस दर्द में झोंका था, अब वही दर्द मैं उसे दूंगा। तूने सब बर्बाद कर दिया वाइसर, उसने चीखते हुए कहा। तेरा एक ही मकसद था, ह्यूगो को मारना और भास्कर को खत्म करना। वाइसर स्तब्ध रह गया। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं कभी ह्यूगो की मर्जी के खिलाफ गया था? वो सोचने लगा और जवाब मिला, एक बार, बस एक बार, जब मैंने जंगल में अपनी टीम से अलग होने का सोचा था। पर क्या किया था उसने? कुछ नहीं। वो पीछे ही खड़ा रहा, चेन से बंधा हुआ एक ब्लड हाउंड जो ह्यूगो के इशारों पर चलता रहा। और आज वो जंजीरें टूट गई। अब नहीं, वाइसर ने दहाड़ते हुए कहा, ना ह्यूगो की मर्जी, ना बदले की भूख। अब मैं किसी का हथियार नहीं बनूंगा। अब मैं सिर्फ अपनी मर्जी से जीऊंगा। उसकी आंखों में एक नई आग थी, एक आजादी की लौ। लेकिन तभी मैडम 8 लेग्स की चीख गूंजी। उसके पैर हवा में लहराए, वाइसर की तरफ मौत बनकर बढ़ते हुए। वाइसर अब भी जमीन पर था पर उसकी उंगलियां मिट्टी को कसकर थाम चुकी थी। मुझे आजादी चाहिए, उसने जोर से कहा और उसी इच्छा के साथ उसका शरीर हरकत में आया। मैडम का हमला चूक गया। वाइसर फुर्ती से एक तरफ लुढ़क गया। अब उसके मन में सिर्फ 3 चीजें थी, बदला, अपना घर बचाना और खुद के लिए जीना। मैडम फिर से हमला करने वाली थी, लेकिन उसके एक पैर में कुछ चुभा, एक तीर और फिर तीरों की बारिश। मैडम की चीखें गूंजने लगी। वाइसर ने ऊपर देखा। दूर एक पहाड़ी पर आन और मैट्रियार्क अपने बो उठाए खड़ी थी। आन की आवाज गूंजी, ये मेरे हस्बैंड कैंडिडेट की लड़ाई है और मैं उसके साथ हूँ। बालक वॉरियर्स उसके पीछे जमा हो गए थे। अब वाइसर अकेला नहीं था। वाइसर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, पर नजरें अब भी मैडम के शेल पर टिकी थी। उसने दोबारा छलांग लगाई और बील्ज़ेबब को उसी क्रैक पर दे मारा। एक और धमाका। वाइसर पीछे जा गिरा, लेकिन अब वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। मैडम की शेल भले ही मजबूत हो, पर उसका इरादा अब उससे भी मजबूत था। वाइसर अब भी जिंदा था, टूट चुका था, जख्मी था, जहर उसकी नसों में दौड़
दौड़ रहा था, पर उसने हार मानने से इनकार कर दिया। मैं तब तक लड़ूंगा जब तक कोई रास्ता नहीं मिल जाता। लेकिन मैडम एट लेग्स अब पागल हो चुकी थी। उसने जमीन पर अपने भारी पैरों से प्रहार करना शुरू किया। हर वार के साथ जमीन फटी, धमाके हुए, धूल के बादल उठे। बलक वॉरियर्स पीछे हटने लगे, एक दूसरे को चिल्लाकर खतरे की चेतावनी देने लगे। लेकिन आन ने कुछ देखा। उसकी नजर मैडम के पांवों की बेताबी पर पड़ी और उसे समझ आया। वाइसर ने उसे कोने में धकेल दिया है, किसी को पीछे नहीं हटना है। आन की आवाज गूंजी, लड़ाई अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। पहाड़ी पर खड़ी मैट्रियार्क धड़कती सांसों के बीच सब देख रही थी। मैडम को उसने हमेशा एक आपदा माना था जिसे हराया नहीं जा सकता। उसे कभी खत्म करने की सोची भी नहीं थी, जैसे उसके पूरे शरीर के सेल्स को यकीन हो कि यह नामुमकिन है। लेकिन आज वाइसर ने उसे वो दिखा दिया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। डर से लड़ा जा सकता है, आपदा के खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है। उसने कमर सीधी की और चाहे उसकी हड्डियां टूटे या खून उगलना पड़े, अब वो रुकेगी नहीं। औरा उसके शरीर से फूटने लगी, उसकी मांसपेशियां तन गई और फिर एक तीर छोड़ दिया गया, तेजी ऐसे मानो हवा को चीरता हुआ गया। मैडम के शरीर पर सीधा वार, एक जोरदार धमाका, उसकी चीखें गूंजी। वाइसर को मौका दिखा, उसने फौरन छलांग मारी और मैडम के क्रैक स्पॉट के पास पहुंच गया। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और छोड़ा। बास्केटबॉल टेक्निक 1, डीपली पियर्सिंग फैंग। धमाका हुआ, शेल फट गई, एक दरार खुल गई और वाइसर उसमें घुस गया। आन हक्की बक्की रह गई, वो अंदर चला गया। पर ये तो बस शुरुआत थी। बास्केटबॉल टेक्निक 2, बाइटिंग फैंग, फिर टेक्निक 3, स्लाइसिंग फैंग, फिर टेक्निक 4, टेयरिंग फैंग और टेक्निक 5, श्रेडिंग फैंग। हर वार एक नई चीख, हर चीख एक नया जख्म। मैडम का मुंह खून से भर गया था। वाइसर की आंखों में अब एक ही रोशनी थी, अब मैं ह्यूगो का ब्लड हाउंड नहीं, अब मैं खुद अपनी किस्मत का मालिक हूँ। और फिर अंतिम वार, टेक्निक 6, क्रशिंग फैंग। पूरी ताकत, सारा गुस्सा, सारा दर्द, सब कुछ इस एक वार में झोंक दिया। मैडम की चीखें अब आसमान फाड़ने लगी थी और तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वाइसर उसकी आंख से बाहर निकल आया। बलक वॉरियर्स सन्न रह गए। आन की आवाज कांप उठी, वो उसकी आंख से बाहर आ गया। मैडम का शरीर जमीन पर गिरा, धूल का तूफान उठा। वाइसर वहीं गिर पड़ा, जमीन पर हांफते हुए। जहर अब भी उसकी नसों में बह रहा था। ये जहर, इसका सोर्स मैडम का खून है। लेकिन सोचते सोचते अंधेरा छा गया। वाइसर की आंखें बंद हुई पर हाथ ऊपर उठ गया। बेल्ज़ेबुब खुद ब खुद प्रकट हुआ। उसने मैडम के शरीर में गहराई तक प्रवेश किया और उसकी दावत शुरू हुई। मैडम एट लेग्स अब किसी और ही दुनिया में थी, एक अजीब अंधेरी जगह, घबराई हुई, कांपती हुई। और उसके सामने थे बेल्ज़ेबुब और उसके अंदर समाये 3 बॉसेस। सरबरस आगे बढ़ा, 3 सिरों से उसके पैरों को चबाने लगा। मैडम चीखी पर कुछ कर नहीं सकी। बेल्ज़ेबुब ने आदेश दिया, उसकी आत्मा चाहिए मुझे। और फिर उसकी सोल खाने का सिलसिला शुरू हुआ। वाइसर अभी भी बेहोश था, पर तभी किसी की आवाज उसके कानों में गूंजी। वाइसर कोई बुरी तरह पुकार रहा था। आवाज में बेचैनी थी, लेकिन आसपास खड़े लोग चिल्ला उठे, रुको, पास मत जाओ, वो झर में डूबा है। लेकिन आन नहीं रुकी, वो भागती हुई उसके पास पहुंची, घुटनों के बल गिर पड़ी। वाइसर प्लीज होश में आओ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, आवाज कांप रही थी। लेकिन वाइसर की आंखें फिर से बंद हो गई। कुछ पल बाद वो हिला, धीरे से आंखें खोली। आवाज धीमी थी पर शब्द तीर की तरह निकले, इतना जोर से चिल्लाओ मत, सोने नहीं दे रही हो। आन की आंखें भर आई, वो हंसी और रोई भी। पागल हो क्या, मुझे डर ही लग गया था। उधर दूसरी तरफ बेल्ज़ेबुब एक सुकून भरी स्लर्प के साथ अपना काम खत्म कर चुका था। अब उसके पास 3 खतरनाक ताकतें, डेडली पॉइजन मैडम एट लेग्स से, साइलेंट हीलिंग मसासू से, रिजेनरेशन मार्श सैलामेंडर से। कुछ दिन बीते, बलक वॉरियर्स जमीन पर लेटे हुए थे, उत्सव की मस्ती में चूर। ऊपर मैडम के कटे हुए सिर पर मैट्रियार्क और एक दूसरी ट्राइब के चीफ ने जाम उठाया। बधाई हो। वाइसर पास बैठा था, चारों ओर खुशी और शोरगुल था और वो सोच रहा था, कितने दिन हो गए इस उत्सव को शुरू हुए, इन लोगों को वाकई जश्न मनाना आता है। बकीरा उसे देख मुस्कुराया। विसर ने बेरा के हालचाल पूछे, जिसने हाल ही में एक और वुल्फ को हराया था और अपनी साथी को पाया, हालांकि उसने एक टांग खो दी थी। तूने अपना बदला लिया है बेरा, अब आराम कर। वाइसर ने खुद पर भी नजर डाली, सोचा, मैडम को हराने के बाद मैं सच में बदल गया। उसे याद आया उसने 7th टेक्निक भी इस्तेमाल की थी। क्या ये अचीवमेंट इफेक्ट की वजह से था, या फिर उस मौत जैसी लड़ाई ने मुझे मार्शल आर्ट्स समझा दी। लेकिन फिर भी ह्यूगो के 7वें तकनीक के सामने मेरा वार अभी भी अधूरा लगता है। और एक बात तय थी, मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका हूँ। उसने अपनी गर्दन का गार्लेंड तोड़ दिया। मेरा मकसद पूरा हो चुका है, अब वक्त है बास्करविल लौटने का। कुछ दिन बाद वाइसर तैयार खड़ा था, पूरे आदर के साथ मैट्रियार्क से विदाई मांगी। मैट्रियार्क ने मुस्कुराकर कहा, तुझे रोकने की कोई वजह नहीं, एक बार जो हमारा हिस्सा बन गया वो हमेशा हमारा रहेगा। जैसे ही तू गया था, तू बलक हंटिंग कमांडर बन चुका था। वाइसर ने सिर झुकाया। चारों तरफ गांव वाले खड़े थे, पर आन कहीं नहीं दिखी। शायद वो मुझे जाते हुए देखना नहीं चाहती। जैसे ही वो मुड़ा जाने को, पीछे से आवाजें आई, कभी भी जरूरत हो हमें पुकारना, तू हमारे लिए हीरो है, हम तेरा इंतजार करेंगे। आन की आंखों में चमक थी। वापस आना भाई, ऑल ने हंसते हुए कहा, फॉरेस्ट से अपडेट देते रहना। वाइसर मुस्कुराया, जंगल की ओर बढ़ा, और तभी उसके कदम थम गए। कोई आगे खड़ा था। आन, उसके हाथ में कुछ था। उसने धीरे से पूछा, क्या सच में जा रहे हो? वाइसर चुप रहा। आन पास आई, जो पकड़ा था वो उसके हाथ में थमा दिया। वाइसर ने देखा, ये क्या? कुछ समझ नहीं आया। आयन नजरें चुराते हुए बोली, ये अनुबिस है, वो बड़ा धनुष जिससे अडोना चलाता था, मैंने उसे तेरे लिए एडजस्ट किया है। वाइसर सन्न रह गया, इसीलिए वो पिछले कुछ दिनों से कहीं दिख नहीं रही थी। विसर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन एन ने उसे फिर से चौंका दिया। उसने उसकी गर्दन के चारों ओर एक चोकर पहनाया। वाइसर
वाइसर ने ध्यान से देखा, उसमें एक टूटी हुई चेन झूल रही थी। ये क्या है? उसने पूछा। एन ने जवाब दिया, तू जब बेहोश था और बाद में भी नींद में बार बार ब्लड हाउंड की बातें कर रहा था, पर तू ब्लड हाउंड नहीं है। ब्लड हाउंड कभी तेरी तरह नहीं लड़ते, न तेरी तरह सोचते। उसकी आंखें नरम थी, आवाज में गहराई थी। तू एक वुल्फ है वाइसर, और वुल्फ को चेन में घसीटते हुए देखना अजीब लगता है। वाइसर कुछ पल तक उसे देखता रह गया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। वो बोलने ही वाला था, आन थैंक, और उससे पहले ही आन ने चेन पकड़ी, उसे अपनी तरफ खींचा और उनके होंठ आपस में मिल गए। एक पल पूरा जंगल चुप हो गया, सिर्फ एक नरम सजीव खामोशी जिसमें सिर्फ एहसासों की आवाज थी। कुछ पलों बाद आन ने खुद को पीछे खींचा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो पलटी और धीमे धीमे गांव की तरफ लौटने लगी। कहते हैं एम्पायर में अलविदा इसी तरह कहते हैं। पहले तू मुझसे कमजोर था, अब देख कितना बदल गया है तू। उसकी आवाज कांप रही थी। गुड बाय वाइसर, अपना ध्यान रखना। वाइसर की आंखों में चमक थी। एक हल्की सी हंसी के साथ वो बोला, एम्पायर में अलविदा ऐसे कहते हैं, ये पहली बार सुना, बट डोंट वरी, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। आन के कदम रुक गए। उसने आंसू पोंछे, फिर पीछे मुड़कर देखा। सी यू नेक्स्ट टाइम वाइसर। कुछ दिन बाद विकोर ने जंगल पार कर लिया। एक ऊंचाई से नीचे झांका। रेड हॉल कास्टल जैसा पिछली बार था वैसा ही अब भी। उसने देखा मॉर्ग क्लैन का झंडा अब भी लहरा रहा था। तो ये लोग अब भी यही हैं। रूबी माइनिंग अभी जारी है, मतलब बास्करविल के साथ उनका अलायंस भी। क्रसमोर का चेहरा उसकी यादों में उभरा। क्या वो अब भी यही है? विकोर ने लंबी सांस ली। जो भी होगा सामना तो करना ही होगा। फिर वो दीवार से नीचे कूदा, जमीन पर जैसे कोई पैंथर उतरा। सदे कदम, शांत चेहरा। रात हो चुकी थी, किसी इन में रुकना बेहतर होगा। पर तभी उसकी नजर एक बड़े सुनहरे स्टैचू पर पड़ी। इतना बड़ा स्टैचू, इतना सोना, दोनों घरानों की इजाजत के बिना ये मुमकिन ही नहीं। क्या ह्यूगो ने इसकी मंजूरी दी थी? तभी रुको, एक कड़कती हुई आवाज गूंजी। एक गार्ड दौड़ता हुआ आया। स्टैचू के पास मत जाओ, ये हीरो का स्टैचू है, उसे छूना मना है। विकोर ने गार्ड को देखा। हीरो? कौन हीरो? गार्ड हैरान रह गया। क्या तुम विदेशी हो? तुम्हें नहीं पता ये कौन है? उसकी आंखों में चमक थी। तुम्हें एम्पायर में रहकर भी नहीं पता? वो आगे बढ़ा और जैसे अपने दिल की कहानी सुना रहा। वो हीरो जिसने अकेले हजारों बारबेरियंस को तलवार से काट दिया, जो अपनी जान पर खेल गया मॉर्ग की बेटी को बचाने। उसका बलिदान पूरे एलाइड फोर्सेस को भागने का वक्त दिला गया, और उसी की याद में मॉर्ग फैमिली ने ये स्टैचू बनवाया। विकोर का चेहरा धीरे धीरे सख्त होता गया। एक एक शब्द उसके जहन में गूंजता रहा। गार्ड ने आखिर में कहा, उसका नाम विकोर वैन बास्करविल था। विकोर खुद अपना नाम सुन रहा था। सामने खड़ा वो स्टैचू जिसे एम्पायर हीरो मानता है, वो उसी का स्टैचू था। जब गार्ड ने उसका नाम लिया, विकोर एक पल को सन्न रह गया। उसका चेहरा शांत रहा, पर माथे पर पसीने की एक बूंद उतर आई। तो ये सच है, स्टैच्यू, हीरो, ये सब मेरे ही नाम पर बना है। उधर शहर के एक बार में मॉर्ग की 3 बहनें शराब के साथ मस्त थी। आइस ने गिलास उठाया और मुस्कुराकर बोली, सर विक्टर को देखते ही मैं खिंच गई थी। मिडिल और लोसिस ने हंसते हुए हामी भरी। पास बैठे कुछ वॉर्ग सैनिक हंसने लगे। लगता है हीरो ने सिर्फ युद्ध नहीं, इन बहनों के दिल भी जीत लिए हैं। लूसिस ने गहराई से कहा। उसकी आंखों में कुछ है, जैसे कोई रहस्य खींचता। मैं पास जाना चाहती हूँ, लेकिन जाने क्यों? डर सा लगता है। मेस मिडिल पुराने लम्हे याद करने लगी। जब पहली बार उससे बात की थी तभी समझ आ गया था वो आम नहीं है। तीनों बहनों की बातों में विकोर का नाम बार बार आ रहा था। हाइस ने जोश में कहा, ये स्टैच्यू, इससे ज्यादा प्रभाव तो विकोर खुद छोड़ जाता है। लेकिन उसी बार के दूसरे कोने में एक छाया बैठी थी, चुप अकेली। विकोर वो सब सुन रहा था, पर उसकी आंखें कहीं और थी, अपने अतीत में, अपने सच में। क्या सच में वो सब मैंने किया था, या अडोल्फ मोर और बाकियों की मेहनत थी? वो मानता था आखिरी युद्ध में उसने मैडाम से लड़ाई की थी, मॉर्ग बहनों से मिली जानकारियां भी काम की थी। पर जब मैं 2 साल पहले गायब हुआ, ह्यूगो कितना गुस्से में था। उसे एक ब्लड हाउंड खोया था, कॉम्पेंसेशन मिला, लेकिन वो काफी नहीं था। अचानक मॉर्ग बहनों का नशा और बढ़ गया। पूस बोली, अगर वो अब तक जिंदा होता हम क्या जोड़ी होते? मिडिल बोली, प्लीज वो मेरा है। लोसिस बोली, क्यों ना तीनों में से एक को साथ में डेट करना। विकोर का सब्र टूटने लगा। इनफ, उसने बिल चुकाया और उठने लगा। लेकिन तभी आइस की नजर उस पर पड़ी। रुको, तुम सस्पिशियस लग रहे हो। बाकी बहनों ने सोचा वो बस नशे में है। विकोर ने उसकी बात को अनदेखा किया और बाहर बढ़ गया। तू मेरी बात कैसे इग्नोर कर सकता है? आइस गुस्से में कांप रही थी। फिर उसने जादू का एक मंत्र बोला। धरती से लहराती हुई वेन्स निकली जो वेकर को जकड़ने लगी। लेकिन वो वाइकर था। एक हल्का सा मोड़, एक छलांग, और वो उन सब वेन्स को चीरता हुआ निकल गया। पूरा बार हक्का बक्का। वाइकर जैसे ही उतरा, वहां पहले से हथियार और स्पेल्स लिए कई लोग तैयार थे। एक मॉर्ग मेज चिल्लाया, अपना हुड उतारो, बताओ तुम हो कौन? वाइकर को अब ये सब थकाने लगा था। चलो सही वक्त है, बास्करविल को वैसे भी बताना है कि मैं वापस आ चुका हूँ। उसने धीरे से अपना हुड उतारा। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। मॉर्ग बहनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वाह, व्हाट? ये तो सर विक्टर। लेकिन तभी एक मेज बोला, वेट, इसका चेहरा स्टैचू से अलग है, इसकी आंखें लाल हैं, बाल काले हैं। तीनों बहनों की सांसें रुक गई। एक पल के लिए उनकी आंखों में विश्वास नहीं था, पर सच सामने खड़ा था। विकोर जिंदा था। अगले दिन विकोर शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा था। तीनों बहनें फिर से सामने आ गई। ओस बोली, तुम वीआईपी रूम में ठहर सकते थे। विकोर ने बिना देखे जवाब दिया, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। लोसिस बोली, मुझे विश्वास था तुम जरूर लौटोगे। आइस ने मुस्कुराकर छेड़ा, तुम पहले मुझे मिलने आए थे, है ना? मिडिल बोली, नहीं, वे सबसे पहले मैं थी। आइस ने आखिर में याद दिलाया, तुमने कहा था हम बास्करविल
को सूचना भेज दें। हमने एक आउल से भेज दी थी। विकोर ने सिर हिलाया। ठीक किया। अब उन्हें पता चल जाएगा कि विकर वैन बास्करविल वापस आ चुका है। आइस का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। हमने तो सोचा तुम्हें देखकर ये खुशखबरी देना चाहिए। विकर ने एक लंबी सांस ली। ये तीनों बहनें हद से ज्यादा इरिटेट कर रही हैं। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि हाइस फिर बोल पड़ी। तुम जा रहे हो अकेले? चलो ना, हम छोड़ देते हैं। वाइकोर ने सीधा जवाब दिया। तुम्हारे पास और भी काम होंगे, वही करो। आइस हंसी। हमारे पास कोई काम नहीं है, ज्यादातर वक्त तो हम सोते हैं। वाइकोर ने अंदर ही अंदर ठान लिया। इनकी ये लापरवाही मैं ह्यूगो को बताऊंगा। वापसी के बाद इनकी रिपोर्ट पक्की। वो मुड़ा, फिर एक पल को रुका। कसमॉक कहाँ है? तीनों बहनें थोड़ी चौंकी। हयूस ने जवाब दिया। वो अभी सिक्लूडेड ट्रेनिंग में है। अंकल एडोल्फ के हॉल ऑफ लाइट से बाहर निकलकर सीधे हॉल ऑफ डार्कनेस में चली गई है। वो पूरी तरह मैजिक रिसर्च में डूबी हुई है। विकोर एक पल को रुक गया। हॉल ऑफ डार्कनेस? उसके मन में पुराने दृश्य कौंध गए। रिग्रेशन से पहले कियस की वहां के हेड स्नेक से बनती नहीं थी। क्या ये भी उस बदलाव का असर है जो मैंने फ्यूचर में किया? विकोर ने गंभीरता से कहा। कियस को मेरा मैसेज देना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसे कहना हॉल ऑफ डार्कनेस छोड़ दे। तीनों बहनों को यकीन नहीं हुआ। 2 साल बाद उसे देखा और बस इतना कहा। लेकिन विकोर अब पलट चुका था। उधर रेड ऑल माउंटेन का हीरो वापस लौट आया। ये खबर एम्पायर में आग की तरह फैल गई। चिवावा ने पत्र पढ़ते हुए आंसू बहाए। वो वाकई लौट आया है। सिंडी वेंडी बस मुस्कुराई। एडोल्फ मॉर्ग शांत खड़ा रहा और उसकी आंखों में गहराई थी। बास्करविल मैंशन। एक इन्फॉर्मेंट तेजी से भागता हुआ ह्यूगो के चैम्बर में घुसा। मरीजी न्यूज सर। ह्यूगो की लाल आंखें चमक उठी। सच है ये? कंफर्म कर। अभी की अभी। हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था। विकर वैन बास्करविल वापस आ गया है। बास्करविल एस्टेट के दरवाजे पर चिवावा ने दरवाजा खोला और हंसते हुए कहा, इस बार खिड़की से नहीं, दरवाजे से आए हो। विकर ने थकान भरी सांस ली। इतने लोग बाहर क्यों खड़े हैं? चिवावा मुस्कुराई। पूरे एम्पायर में तुम्हारी वापसी की खबर फैल चुकी है। हर कोई तुम्हें देखने आया है। विकर ने माथा पकड़ा। अब शुरू होगा ये तमाशा। तभी डैडी! छोटी सी आवाज कमरे में गूंजी। पोमेरन दौड़ती हुई आई। विकोर थोड़ा झिझका। मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, अंकल हूँ। पोमेरन ने खुशी से उछलते हुए एक मरा हुआ चूहा उसकी गोद में डाल दिया। देखो, मैंने खुद मारा। विकोर हल्की सी हंसी के साथ बोला। अच्छा किया, लेकिन ब्लैक टी का खतरा रहता है। अगली बार थोड़ा संभल कर। ठीक। अब वो चिवावा की ओर मुड़ा। अंडरडॉग सिटी में सब ठीक है? चिवावा ने सिर हिलाया। सिंडी वेंडी की वजह से काफी सुधार हुआ है। वो बहुत स्मार्ट है। लेकिन एक केस ऐसा है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। चिवावा ने एक फाइल सामने रखी। स्लम्स से बच्चों के गायब होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ना कोई रैंसम, ना ब्लैक मार्केट का कोई लिंक, बिल्कुल साफ सुथरी गायबियां। विकोर की आंखें उस फाइल पर टिक गई। मॉन्स्टर भी नहीं तो फिर कौन? चिवावा बोला। मुझे लगता है ये काम किसी एक इंसान का है। विकोर चुप हो गया। उसका चेहरा अचानक बदल गया। विकोर? चिवावा ने पूछा। विकोर अब भी फाइल पर नजर गड़ाए था। उसका दिमाग अतीत में जा चुका था। अंडरडॉग सिटी का वही केस जिसके लिए उसे कभी झूठे इल्जाम में फंसाया गया था। क्या ये उसी का दोहराव है? विकोर की नजरें उस रिपोर्ट पर जमी थीं, लेकिन ये सब तो रिग्रेशन के कई साल बाद हुआ था। वो कुछ और सोच ही रहा था कि पोमेरान की चीख से सारा ध्यान भंग हो गया। देखो, ये माउस जिंदा हो गया। विकोर और चिवावा दोनों चौंक पड़े। ये मरा हुआ था ना? विकोर ने पूछा। पोमेरान खुशी से कूदती हुई बोली, मैंने इसे जिंदा किया। विकोर चौंक गया। तुमने रिवाइव किया? उसके मन में शक की लहर दौड़ गई। ये कोई वुडू, दूसरे डायमेंशन से माना पुल करना? उसने पॉम से पूछा। तुमने ये कैसे सीखा? पोमेरान ने उंगलियां गिननी शुरू की। शायद 3 रात पहले मैंने ट्राइब के लोगों को देखा था, वो ऐसे ही कुछ कर रहे थे। विकोर की आंखों में हैरानी के साथ चिंता भी झलकने लगी। ब्लैक स्पिरिट मैजिक। बास्करविल और मॉर्ग दोनों फैमिलीज में बच्चे मैजिक तब करते हैं जब वो 8 साल के हो, लेकिन पॉम सिर्फ 5 साल की है और वो दूसरे डायमेंशन की मैजिक पे हाथ जमा चुकी है। विकोर का दिल डूबने लगा। एक तरफ वो बास्करविल की जीनियस है, दूसरी तरफ उसके अंदर चल रहा है ब्लैक मैजिक। अगर ह्यूगो को पता चला? विकोर ने आंखें बंद की और उसकी कल्पना में ह्यूगो की गूंजती हुई आवाज आई, तुरंत मार डालो इसे, बारबेरियन खून हमारे परिवार को अपवित्र करता है। वाइकर की आंखें खुली। नहीं, उसे ह्यूगो से दूर रखना ही ठीक रहेगा। तभी खिड़की पर एक कबूतर उतरा। चिवावा ने जल्दी से चिट्ठी खोली और उसका चेहरा उड़ गया। वाइकर, मुसीबत है? विकोर की आंखें सिकुड़ी। क्या हुआ? चिवावा ने हड़बड़ी में कहा, मेन हाउस और पेट्रियार्क। वो रुको, धीरे बोलो। विकोर ने शांत किया। चिवावा ने सांसें समेटी। पेट्रियार्क? ह्यूगो अंडरडॉग सिटी आ रहा है। डेप्यूटी कॉन्सल्स ऑफिस। कमरा गंभीर था। दाएं बाएं रॉडवेल और चिवावा, सामने ह्यूगो और वाइकर आमने सामने। एक खामोशी के बाद ह्यूगो ने शुरुआत की, तो तू वापस आया है? विकोर ने सिर हिलाया। हाँ फादर। चिवावा ने राहत की सांस ली। कम से कम बात तो शुरू हुई। विकोर ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली, क्योंकि बॉम्ब को वो पहले ही पास के कमरे में छुपा चुका था। ह्यूगो को उसकी जरा सी भनक भी लगी तो सब खत्म। ह्यूगो ने पूछा, इन 2 सालों में तू कर क्या रहा था? विकोर ने जवाब दिया, मैं जंगलों में बारबेरियंस के साथ था। उन्हें जानने का बहाना बनाया, उनकी कल्चर को समझा और एक प्लान भी तैयार किया। ह्यूगो की आंखें चमकी। कैसा प्लान? विकोर ने मुस्कुराते हुए कहा, बारबेरियंस एम्पायर के इंडस्ट्रियल सामान पर बहुत डिपेंडेंट है। सस्ते कांच के गोले, ऊन के कपड़े, सब्जियां और अनाज, उनके लिए ये चीजें खजाना है। मैं इन्हीं चीजों से उन्हें कंट्रोल करूंगा। ह्यूगो भौहें चढ़ाता है। ये तो व्यापार हुआ, दबाव नहीं। विकोर की आवाज अचानक भारी हुई। वो इन्हीं चीजों पर जिएंगे और इन्हीं की वजह से मरेंगे। मैं उन्हें मॉन्स्टर हंटिंग के बदले ये सामान दूंगा। जैसे ही वो भरोसा करेंगे, हमारी एम्पायर की जंजीरों में बंध जाएंगे। ह्यूगो की आंखों में एक ट्विस्टेड चमक आ गई। सही है, मॉन्स्टर भी मरेगा, बारबेरियन भी मरेगा, टेरिटरी भी हमारा। वो हंसा। एक खतरनाक
हंसी। तू वाकई मेरा बेटा है विकोर। विकोर ने ठंडे लहजे में सिर झुकाया। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पहले ही शुरू कर दी है। ह्यूगो ने उसे अप्रूवल दे दी। अब ये पूरा काम तेरा है। कमरे के कोने में खड़ा चिवावा कांप रहा था। क्या ये वाकई बाप बेटे की बातचीत थी या दो साजिशकर्ता एक नई तबाही की शुरुआत कर रहे थे? हेड बटलर रॉडवेल की निगाहें ह्यूगो के चेहरे पर जमी थी। ये ह्यूगो मुस्कुरा रहा है। 2 सालों में पहली बार वो ये दृश्य देख रहा था। क्या वाकई ये वाइकर की वापसी का असर है? वाइकर अंदर ही अंदर कुछ और सोच रहा था। मैं बलक लोगों को इस साजिश का शिकार नहीं बनने दूंगा। बास्करविल को ये लगेगा कि नेटिव्स तो सिर्फ मॉन्स्टर साफ कर रहे हैं, पर हकीकत में वो उस जगह लौट रहे हैं जहां मैडम थी। विकर की चाल उल्टी थी। बैटल को रोक के मैं बलक को वक्त दे रहा हूँ ताकत बढ़ाने का। ह्यूगो को मैडम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे तो लगेगा कि नेटिव ट्राइब आसानी से राजी हो जाएंगे। उसे पता नहीं चलेगा कि उसी की दुश्मन ताकतवर बनती जा रही है। तभी ह्यूगो की आवाज गूंजी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उसके हाथ के कप की तरफ घूमी। चाय उबलने लगी थी बिना आग के, और अगले ही पल ह्यूगो के चारों तरफ एक भयानक किलिंग इंटेंट फैल गया। उसकी आवाज तलवार जैसी कटी। लोको ट्राइब के साथ कोई व्यापार नहीं होगा, याद रखो, मैं उन्हें मिटा दूंगा। चिवावा की रूह कांप गई। वो जैसे दबाव में दम तोड़ने वाला था, पर विकोर शांत खड़ा रहा। उसने सिर झुकाकर ह्यूगो की बात स्वीकार कर ली, लेकिन दिल में सोचा तो ह्यूगो अब भी लोगों से नफरत करता है। एक और वजह कि बॉम्ब को इससे दूर रखना चाहिए। कुछ देर बाद ह्यूगो का गुस्सा ठंडा पड़ा। उसने गहरी सांस ली। ये कैसी बात है? इतने साल बाद बेटे से मिला और मैं बस बारबेरियन की बुराई कर रहा हूँ। अब दोबारा फ्रंट लाइन पर ओवरडू मत करना विकोर। तू मोर की बेटी को बचाकर लापता हुआ और उसकी वजह से हमें मॉर्ग से बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मिली। एम्पायर ने जब ये कहानी सुनी तो बास्करविल नाइट्स को बहुत सम्मान मिला, पर मेरे लिए, एक पिता के लिए जिसने बेटा खोया हो, ये जीत कुछ भी नहीं। विकोर ने सुना और उसका चेहरा निर्विकार रहा। ये बस दिखावा है। उसे याद आया रिग्रेशन से ठीक पहले की वो रात जब उसे फंसाया गया था, जब वो भागा था और पीछे छूट गई थी वो नजरें ब्लड हाउंड्स की, जिनके साथ उसने खुशी और दर्द दोनों बांटे थे, और फिर भी उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई गुनहगार। उसी पल मुझे एहसास हुआ था मैं सिर्फ एक पॉन था जिसे त्याग दिया गया। विकोर की मुट्ठी भींची। अब मैं फिर से धोखा नहीं खाऊंगा। ह्यूगो की ये झूठी भावनाएं मेरे इरादे को कमजोर नहीं कर सकती। बिजली कड़की आसमान से चीरती हुई। विकोर ने सिर झुकाया। फादर, आपके कंसर्न के लिए धन्यवाद। अचानक दरवाजा जोर से खुला और एक मासूम सी आवाज गूंजी। अंकल। चिवावा और विकोर दोनों चौंक गए। बारिश और गरज के डर से पॉम भागती हुई अंदर आई। भीगी हुई, कांपती हुई विकोर से लिपट गई। फूट फूट कर रोने लगी। विकोर हैरान रह गया। पॉम यहाँ कैसे आ गई? अगर ह्यूगो ने इसे देख लिया, उसकी नजरें फौरन ह्यूगो की तरफ घूमी, और वो जो देखा, विकर का दिल रुक सा गया। ह्यूगो की आंखें उस मासूम चेहरे पर अटक गई थी। कई भाव एक साथ, पहचान, भ्रम और सवालों से भरी हुई। ये चेहरा हुगुला बास्करविल, एम्पायर का सबसे खतरनाक स्वॉर्डसेंट, जिसने सैकड़ों मॉन्स्टर्स को मौत दी थी, जिसका नाम सुनते ही बारबरियन सर झुका देते थे। और इस पल हुगो की आंखों में झिझक थी। ओम अब भी विकर से लिपटी हुई थी। अंकल, डर लग रहा है। ये मूंछों वाला आदमी बहुत डरावना है। ह्यूगो की नजरें जमी रही। क्या ये पेनेलोपी है? विकोर ने तुरंत बीच में आकर कहा। काम डाउन फादर, मैं इसे लेकर आया था क्योंकि इसकी आंखें हमारे जैसे लाल है। मैंने इसे हमारी ही ब्लड लाइन का समझा था। बुमेरान की असलियत आखिर सामने आ गई थी। थोड़ी और जांच पड़ताल के बाद ये साफ हो गया। वो बॉर्डर ट्राइब्स में से एक की थी, तो वो हमारी फैमिली से नहीं है। ह्यूगो ने ये मान लिया। उसने गहरी सांस ली और अपने अंदर की उथल पुथल को दबाया। अगर पेनेलोपी जिंदा होती तो अब इतनी छोटी नहीं होती। थोड़ी देर बाद ह्यूगो ने जाने का फैसला किया। आंखों में थकान थी और दिल में एक अजीब सी उलझन। विकोर ने सिर झुकाकर विदा ली और उसके मन में हलचल थी। क्या ये वही ह्यूगो है जिसके पास एक सोर्ड मास्टर की सोल है, जो इतनी आसानी से डगमगा गया? शक यकीन में बदलने लगा था। कुछ तो है जो ह्यूगो छुपा रहा है। लेकिन ह्यूगो जाने से पहले एक बात कह गया। ग्रैंड बैंकेट में आना कल। कमरे में सन्नाटा। चिवावा की आंखें फैल गईं। ग्रैंड बैंक्वेट, ये वो रात्रि भोज था जहां सिर्फ बास्करविल के खास वारिसों को बुलाया जाता था। हर बास्करविल का सपना वहां शामिल होना। वाइकर ने ह्यूगो की बात को स्वीकार किया। मैं आऊंगा, पर ह्यूगो के जाते जाते एक बार फिर उसकी नजर पॉम पर पड़ी। रात का समय। विकोर जमीन पर लेटा था, अपने ही बेड के पास। गर्म शावर, मुलायम बेड, आराम इतना ज्यादा था कि नींद नहीं आई। क्या ये असर है ब्लैक वॉरियर्स के साथ 2 साल बिताने का? उसका शरीर अब लग्जरी से पराया सा लगने लगा था। उसका मन अब भी ह्यूगो की पहली इमोशनल प्रतिक्रिया पर अटका हुआ था। क्या मैं अब पेंडेंट और बॉम्ब की सच्चाई ह्यूगो को बताऊं? नहीं। बैंक्वेट के बाद ह्यूगो की मेंटल स्टेट देखकर तय करूंगा। बॉम्ब उसके पास एक ट्रम्प कार्ड की तरह थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे बचाना मेरा फर्ज है। तभी अचानक एक ठंडी हवा कमरे में घुसी। पर्दे हिले और किसी की परछाई अंदर दाखिल हुई, बिल्कुल चुपचाप। पर विकर को कोई आवाज सुनने की जरूरत नहीं थी। उसकी सेंसेस पहले से अलर्ट थे। असैसिन बिस्तर की तरफ बढ़ी, वार करने ही वाली थी। तभी एक शांत पर सख्त आवाज उसके कानों में गूंजी। एक दिन भी नहीं हुआ और मेरे आने की खबर फैल गई। असैसिन चौंक गए। विकोर पलट कर उठा और बिस्तर पर पैर टिकाकर सीधे एक तेज किक मारी। घातक वार वो चूकी, लेकिन उसका हथियार छूट गया। विकोर आगे बढ़ा, वार पूरा करने पर असैसिन ने हाथ उठा दिया। रुको, मजाक था ये। विकोर की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई। नेक्स्ट टाइम ऑडियंस लेकर आना, वरना मैं गलती से सच में मार देता। तभी असैसिन ने मास्क उतारा और सामने आई सिंडी वेंडी। बहुत वक्त हो गया विकर। विकोर ने माथा पकड़ लिया। सिंडी, तुम फिर वही कर रही हो? पर उसने ध्यान नहीं दिया। सेक्रेटरी चिवावा को मेरे पीछे क्यों भेजा था? तुझे पता था मैं वो 10 अरब लेने नहीं वाली। विकोर का जवाब सीधा था। तुम्हारी खासियत है कैपिटलिस्ट से पैसा निकालना, फिर उनका ट्रस्ट जीतना और अंत
तुरंत में सब खंगवा देना। सिंडी भड़क गई, बदतमीजी मत कर, मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ जो सिर्फ कमीशन लेती है, और मैंने ही जूडी को वो 10 अरब कमाने से रोका। विकोर मुस्कुराया। जूडी के साथ बॉडीगार्ड्स थे, एक फाइनेंस एक्सपर्ट भी। सिंडी हैरान रह गई, और उन्होंने तो कभी टोक टाक नहीं की, क्योंकि मैंने उन्हें तुझसे दूर रहने को कहा था। सिंडी के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। मतलब मैं शुरू से ही तेरे कंट्रोल में थी? विकोर ने बात मोड़ी। मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मैंने मांगी थी। सिंडी ने कुछ पेपर्स निकाले, बिल्कुल बेतरतीब। विकोर ने देखा, अब भी सेम हो, 2 साल बाद भी केयरलेस। नेक्स्ट टाइम इन्हें फोल्डर में देना। पर वादा निभाया गया। विकोर ने कहा, तुम्हें नेटिव्स के साथ ट्रेड में शामिल किया जाएगा। सिंडी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है अब मुझे तुम्हें बॉस कहना पड़ेगा। विकोर ने नजरें दस्तावेजों पर टिका दी। ये वही पेपर्स थे जो कल होने वाले ग्रैंड बैंकेट के मेहमानों की पूरी लिस्ट लिए हुए थे। उसे पता था इस इवेंट में उसे बुलाया जाएगा। आखिर बास्करविल के लिए उसकी वापसी एक चमत्कार से कम नहीं थी। पहला डॉक्यूमेंट ह्यूगो ला बास्करविल का था। बास्करविल क्लैन का पैट्रियार्क, मार्की का टाइटल और सोर्ड मास्टर का गौरव। विकोर ज्यादा समय नहीं गवाना चाहता था। ह्यूगो के बारे में वो सब कुछ जानता था जिसकी जरूरत थी। अगला डॉक्यूमेंट देखा, लिस्ट ऑफ अटेंडीज। विकोर की नजरें एक नाम पर अटक गई, बॉस्टर ला बास्करविल, कमांडर ऑफ द पिटबुल ऑर्डर, एक सेनेटर, और काउंट का रैंक मिलिट्री प्रोविंस में सबसे ऊंचा ग्रेजुएट। फिर ग्रेट डेन ला बास्करविल, कमांडर ऑफ द मास्टिफ ऑर्डर, सेनेटर, और वही काउंट का टाइटल। विकोर चौंका। ये दोनों बैंक्वेट में हैं। ये ह्यूगो के हाफ ब्रदर्स थे, बहुत अलग किस्म के लोग, और आमतौर पर इंटरनल इवेंट से दूरी बनाए रखते थे। तो अब अचानक क्यों? सिंडी ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद वो उस यंग लेजेंड से मिलना चाहते हैं जो मौत को मात देकर वापस आया है, और शायद उसे अपनी रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स में शामिल करना चाहते हैं। विकोर ने गहरी सांस ली। कल का दिन थकाऊ होगा। अगला डॉक्यूमेंट, ओसाइरिस ला बास्करविल, विकाउंट का रैंक, ह्यूगो का सबसे बड़ा बेटा, बास्करविल का नेक्स्ट सक्सेसर। सिंडी ने कहा, लुक वाइज ठीक ह्यूगो की कॉपी है, और उसका सोर्ड्समैनशिप 7 काउंट्स को टक्कर देने लायक। जल्द ही वो भी सोर्ड मास्टर बन जाएगा। विकोर कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसे याद आया, ओसाइरिस हमेशा अकेला रहता था, न अपने सबऑर्डिनेट्स से जुड़ता, न अपने छोटे सिबलिंग्स से। सिंडी ने पूछा, पेट्रियार्क और 7 काउंट्स को छोड़ दें तो क्या वो सबसे स्ट्रांग है बास्करविल में? विकोर ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया, इनकी स्ट्रेंथ कंपेयर करने की कोशिश भी मत करना। अगला नाम, सेटल बास्करविल, ह्यूगो का दूसरा बेटा, शैडो काउंट, और सक्सेशन में सेकंड। विकोर चौंक गया। सेटल तो आइसोलेशन ट्रेनिंग में था, लेकिन दस्तावेज साफ बोल रहे थे। विकोर सोचने लगा, सेटल कभी भी ओसाइरिस जैसा टैलेंटेड नहीं रहा, कमजोर, खामोश और सबसे अलग। जब वो छोटा था, ह्यूगो ने उसकी बहुत बेइज्जती की थी, लेकिन जब ब्लड हाउंड्स मर रहे थे, पूरे क्लैन में सिर्फ वही था जो उनके लिए रोया था। पूरे परिवार में वो एकमात्र इंसान था जिसे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। विकोर ने जैसे ही अगला डॉक्यूमेंट उठाया, धड़ाक से उसे मेज पर फेंक दिया। सिंडी चौंक गई। अरे, मैंने मेहनत की है इन पर। विकोर की आवाज सर्द थी। जिनके नाम इसमें है उन्हें मैं पहले से अच्छी तरह जानता हूँ। सिंडी कुछ कहती, उससे पहले विकोर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। कल की रात बहुत दिलचस्प होने वाली है। अगले दिन बैंक्वेट हॉल में विकोर दरवाजे के बाहर रुका। एक पल की चुप्पी, और फिर उसने भारी दरवाजा खोला। सभी चेहरे उसकी तरफ मुड़े। डाइनिंग टेबल पर सभी मेहमान पहले से बैठे थे। विकोर ने कदम बढ़ाए। आवाज पूरे हॉल में गूंजी, विकोर वैन बास्करविल पेट्रियार्क के आदेश अनुसार ग्रैंड बैंक्वेट में उपस्थित हो। कुछ पल की खामोशी, और फिर हल्की सी स्वीकृति की आवाज। विकोर ने झुककर सिर नवाया। इस आमंत्रण के लिए धन्यवाद। सामने ह्यूगो बैठा था, उसकी आंखों में वही पुरानी रोशनी, वही रहस्यमयी तेज। आओ विकोर, बैठो, उसने धीमे से कहा, और बैंक्वेट शुरू हो गया। कमरा एकदम शांत, सिर्फ प्लेट्स की हल्की आवाजें और यूटेंसिल्स की खनक। और ये शांति ज्यादा देर नहीं चली। पिटबुल ऑर्डर के कमांडर बॉस्टर ला बास्करविल ने गला साफ किया। ये मांस अध पका है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ह्यूगो ने एक आईब्रो उठाया। तुम्हारे स्वाद के मुताबिक नहीं बना, बॉस्टर बोला। नहीं नहीं, मेरी प्लेट की बात नहीं कर रहा। मेरे पास वाली प्लेट में जो मांस है, मास्टिफ ऑर्डर के कमांडर ग्रेट डैन ला बास्करविल ने भौहें सिकोड़ ली। क्या दिक्कत है उसमें? बॉस्टर ने बात संभाली। दिक्कत नहीं, कंसर्न है। मेरा प्यारा भतीजा अध पका मांस कैसे खा सकता है? ग्रेट डैन ने गर्दन घुमाकर विकोर की तरफ देखा। हाँ, हमारा भतीजा है, हमें चाहिए कि वो सही राह पर चले। बॉस्टर ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, तो मस्टिफ ऑर्डर में भेजना ही सही राह कैसे हुआ? ग्रेट डैन ने हंसते हुए कहा, कम से कम पिटबुल ऑर्डर से बेहतर है, जहाँ सब धीमे और बेवकूफ हैं। विकोर ने अंदर ही अंदर सोचा, तो ये दोनों रिक्रूटमेंट के लिए आए हैं, पिटबुल और मास्टिफ, दोनों बास्करविल की 7 ऑर्डर्स का हिस्सा। पहले होता तो शायद मैं इस मौके को पकड़ लेता, लेकिन अब ये लोग मुझे सिर्फ डॉग्स लगते हैं। ह्यूगो ने वाइन ग्लास उठाया। हेड बटलर ने झुककर वाइन भरी। पेट्रियार्क अच्छे मूड में है आज, आखिरकार उनके आमतौर पर चुप भाई आज अफेक्शन दिखा रहे हैं। विकोर ने ध्यान दिया, ये हेड बटलर हर चीज को पॉजिटिव ट्विस्ट देता है, और ह्यूगो को ये सब लड़ाइयां देखना मजेदार लगता है। बॉस्टर ने एक और टॉपिक छेड़ा, तो 2 साल नेरेट लेनोर माउंटेन्स में कैसे गुजरे? बारबेरियंस, मॉन्स्टर्स, कुछ किस्से सुनाओ नेफ्यू। ग्रेट डैन ने भी सहमति में सिर हिलाया। वो जंगल खतरनाक है, तू सही सलामत लौटा, यही काफी है। लेकिन ह्यूगो ने बात काट दी, उसे पहले खाने दो, फिर पूछना अपने सवाल। बॉस्टर और ग्रेट डैन ह्यूगो की कोल्ड टोन से थोड़ा चौंके। हम बस उसकी प्रोग्रेस जानना चाहते थे, बस पूछ रहे थे कि चुप रहो। ह्यूगो उठ खड़ा हुआ, आवाज में बर्फ थी। मैं खुद को रिपीट करना पसंद नहीं करता। हॉल में सन्नाटा छा गया। बॉस्टर ने माफी मांगी। ग्रेट डैन ने चुपचाप गर्दन झुका ली। विकोर ने इस साइलेंस को तोड़ा, धीरे से उठा। अपने कर्म साबित करना मेरे लिए मुश्किल नहीं। ह्यूगो ने चिंतित आवाज में पूछा, तुम थके तो नहीं हो?
ड्रिल हॉल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विकोर मुस्कुराया। स्किल्स दिखाने के लिए हॉल नहीं चाहिए, जहाँ खड़ा हूँ वहीं लड़ सकता हूँ। ट्रेनिंग सिर्फ रूटीन नहीं, वो हर पल का हिस्सा है। उसने अपनी उंगली टेबल पर रखी, फिर उसने देखा बोस्टर का वाइन ग्लास ओवरफ्लो हो रहा था। ग्रेट डैन की स्टिक अभी भी अधपकी थी। विकर ने अपनी उंगली से ऑरा चैनल किया टेबल के भीतर। कुछ ही सेकंड में स्टेक परफेक्टली कुक हो गई। वाइन धीरे धीरे इवेपोरेट हो गई। ग्रेट डैन ने डिसबिलीफ में स्टेक को घूरा। बॉस्टर हंस पड़ा। क्या बात है, अच्छा तरीका निकाला तुमने खाना गर्म करने का। माना से खाना पकाया, वाइन को संतुलित किया। 17 की एज में मिड रैंक ग्रेजुएट बनना कोई मामूली बात नहीं। फिर दोनों ह्यूगो की तरफ देखने लगे। क्या फीलिंग होती है ह्यूगो जब तुम्हारा बेटा इतने कमाल की चीजें कर रहा है? हुगो ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वाइन का एक घूंट लिया। विकर ने गौर किया। ये सब प्राइस सुनकर भी हुगो शांत है। वो सोच में डूब गया। 2 साल पहले जब मैंने मैडम के सामने मिड रैंक की ताकत दिखाई थी, तब भी किसी ने ये बात रिपोर्ट नहीं की। ट्रिपलेट्स को तो ये बात पता होनी चाहिए थी। उसी वक्त एक गहरी और ठंडी आवाज गूंजी, वेल डन वाइकर। सभी की निगाहें एक तरफ मुड़ गई। ओसाइरिस ला बास्करविल, बास्करविल का फर्स्ट सक्सेसर, ह्यूगो का सबसे बड़ा बेटा। मेहनत रंग लाई है, कीप इट अप। विकोर ने हल्के से सिर झुकाकर ओसाइरिस का धन्यवाद किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ओसाइरिस ने मेरी तारीफ की। बास्करविल के पहले उत्तराधिकारी, ह्यूगो के सबसे ज्यादा जैसे दिखने वाले, शब्दों को तौल तौल कर बोलने वाले ओसाइरिस की तरफ से ये कमेंडेशन। विकोर को यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये मेरी कोई परीक्षा ले रहा है? उसी वक्त एक और आवाज गूंजी। अजीब बात है ना, ओसाइरिस मुस्कुरा भी रहा है। दूसरे नंबर के उत्तराधिकारी सेटला बास्करविल की आवाज थी। वो मुस्कुराया और बोला, वैसे मेरी भी पोकर फेस है, पर तुमने मुझे पहचाना नहीं विकोर? विकोर ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं जानता हूँ आप कौन है। सेट हल्का हंसा। उसकी मुस्कान में गर्माहट थी। मैं ज्यादातर मेडिकल विंग या आइसोलेशन ट्रेनिंग में ही होता था। तबीयत कमजोर थी ना। अंडरडॉग के पास ही मेरा हॉल था, जहाँ तुम डेप्यूटी साइल थे। जल्द ही मिलूंगा तुमसे जंगल की कहानियां सुननी है। विकोर चौंका। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो पहले था। फॉल के दौरान जब मैं अकेला खून से लथपथ घूम रहा था, तब भी सेट ही था जिसने मुझे थामा था। जब पूरी दुनिया मुझे गलत समझ रही थी, सेट ही था जिसने मेरा साथ दिया था। विकोर की आंखों में हल्की नमी तैर गई। सच कहूं, अगर आज किसी को इस बैंक्वेट में देखने की उम्मीद थी तो बस सेट को। लेकिन अगले ही पल विकोर की एक्सप्रेशन बदल गई। उसने हल्का सा सिर घुमाया। नाक में एक अजीब सी गंध भर आई थी। ये बदबू, ये वही गंध है जो सिर्फ फॉल के दौरान महसूस की थी। मॉन्स्टर की। विकर का मन सन्न रह गया। इस हॉल में कोई डीमन छुपा हुआ है। उसने तुरंत नजरें घुमाई। हर एक चेहरा, हर एक एनर्जी स्कैन करने लगा। कौन है वो? फिर उसकी नजरें जाकर थमी सेट पर। सेट जिसकी मुस्कान अब तक वार्म लग रही थी, अब उसमें कुछ अजीब था, एक हल्की डिमोनिक एनर्जी। विकोर घूरने लगा। सेट ने नजरें मिलाई और हंसकर बोला, ऐसे क्या दिख रहे हो वाइकोर? कुछ चाहिए? सेट सर्वेंट से बात कर रहा था, हल्की फुल्की बातें कर रहा था, लेकिन वाइकोर जानता था कुछ तो गड़बड़ है। सेट ने फिर कहा, वैसे डेप्यूटी सिल बनकर अच्छा किया। सुना है अंडरडॉग के लोग तो ये भी चाहते थे कि तुम परमानेंट बन जाओ। जब मैं वापस आऊंगा कौंसिल बनकर, तो हम मिलकर काम करेंगे विकोर। विकोर ने कुछ नहीं कहा, बस वाइन ग्लास उठाकर सिर झुका दिया। और उसका शक और भी गहरा हो गया। और तभी विकोर की नजर वाइन ग्लास पर पड़ी। रिफ्लेक्शन, सेट का रिफ्लेक्शन गायब था। विकोर की रूह कांप गई। क्या ये सेट की लाश है जिसे कोई डीमन चला रहा है? वो सबके सामने ये बात कह भी नहीं सकता था। अगर उसने अभी कुछ बोला तो उसे प्रूफ मांगा जाएगा। नहीं, अभी नहीं, पहले सबूत जुटाना होगा। सेट मुस्कुराते हुए फिर बोला, तो वाइकोर किस ऑर्डर में शामिल हो रहे? विकोर ने जवाब नहीं दिया। उसके लिए अब ये सुगंध दम घोंटने वाली बन गई थी। सेट बोलता रहा, मैं छोटा था तो डोबरमैन ऑर्डर की यूनिफॉर्म बहुत पसंद थी मुझे, लेकिन तभी इनफ सेट। ओसाइरिस ने ठंडी आवाज में बात काट दी। खाना खा लो, बातों में वक्त मत गवाओ। सेट चौंक गया। उसने ओसाइरिस की तरफ देखा, आंखों में हल्की सी उलझन। दूसरी तरफ विकर ने मन ही मन ओसाइरिस का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू, उस गंध से आजादी दिलाने के लिए। उसी वक्त ह्यूगो ने बात का रुख मोड़ा। विकोर, खाना ठीक लगा? फिर अचानक कहा, डिनर के बाद हाउस आ जाना, कुछ बात करनी है। अब पर सिर हिलाकर हामी भर दी। डिनर खत्म होने के बाद मूनलाइट के नीचे विकोर अकेला टहल रहा था। एक लंबी सांस ली। 5 घंटे अजीब लोगों के बीच खामोशी से बैठा रहा। फिर उसे याद आया, एकेडमी के ऑफिशियल पेपर्स भी तो आ गए हैं। शायद ह्यूगो उसी के बारे में बात करना चाहता है। पर तभी किले की दीवार के ऊपर एक परछाई उभरी और बिना आवाज के विकोर पर पीछे से हमला कर दिया। विकोर की आंखों में चमक आई। ये असलान टेक्निक है, बास्करविल की छठी तकनीक। उसने सोचा, क्या मैं इसे पूरी ताकत से काउंटर कर दूं? लेकिन अगले ही पल रुक गया। नहीं, मैंने खुद को अभी सिर्फ मिड ग्रेड वॉरियर दिखाया है, ज्यादा ताकत दिखाना ठीक नहीं होगा। विकोर ने बास्करविल की चौथी तकनीक निकाली, रिवर एस एक्सेस की ब्लेसिंग, और अपनी ऑरा से उसने हमला अब्सॉर्ब करना चाहा। लेकिन काउंटर अटैक इतना ज्यादा ताकतवर निकला कि उसने सामने वाले के वार को पूरी तरह तोड़ दिया। विकोर खुद भी हैरान रह गया। ऊपर से एक आवाज आई, तो मजेदार निकला बच्चू। बॉस्टन टेरियर हंसता हुआ दीवार से नीचे कूदा। 2 टेक्निक लेवल का फर्क, फिर भी तेरा बैलेंस नहीं टूटा। उसने विकोर की तारीफ की और फिर किसी और की ओर मुड़ा। है ना ग्रेट डैन? विकोर ने पीछे मुड़कर देखा। ग्रेट डैन वहां खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। मेन हाउस में तलवार चलाना, क्या तुझे बिल्कुल भी तमीज नहीं बॉस्टन? अगर ह्यूगो को पता चला तो कम से कम 3 महीने की प्रोबेशन तय है तेरी। बॉस्टन टेरियर हंसा। अरे यार, भतीजे की सुरक्षा के लिए था यह अटैक, पूरी कैलकुलेशन के साथ मारा था, और तू पिटबुल्स के मामले में टांग मत अड़ा। ग्रेट डैन ने भड़का। पिटबुल्स? विकोर तो
एमटीआई ऑर्डर में जा रहा है और मैं उसे तुम्हारे जैसे गुंडों के हवाले नहीं कर सकता। बॉस्टन ने मजाक उड़ाया। तू तो खुद रो देता है जब पंजे में खरोंच लगती है। मुझे मत सिखा कि नेफ्यू का ध्यान कैसे रखना है। ग्रेट डैन ने पलट कर ताना मारा। कम से कम मैं तेरी तरह मोटा तो नहीं जिसके पास काटने को भी मांस नहीं बचा। उन दोनों की बहस बढ़ती गई। विकर मेरा है, नहीं वो मेरे साथ आएगा। दोनों अपनी अपनी भलाई की दुहाई दे रहे थे। विकोर ने थक कर सिर पकड़ा। इनफ, और वहां से चुपचाप निकल गया। बिल्कुल बेकार की लड़ाई। चलते चलते विकोर फिर सोच में डूब गया। अभी जो हमला हुआ वो असल में इतना भी खतरनाक नहीं था। 7th काउंट का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था वो। पर मैं भी तो हाईएस्ट ग्रेड ग्रेजुएट हूँ और मेरे पास है रिवर एसेक्सेस की ब्लेसिंग और वो डिमोनिक सोर्ड बेल्जेबब। शायद मैं एक काउंट से नहीं अब 2 काउंट से भी भिड़ सकता। पर तभी उसके कदम रुक गए। सामने खड़े थे बास्करविल ट्रिपलेट्स। तीनों ने अपने हाथों को तलवारों पर रखा। एक पल के लिए विकोर की आंखों में गुस्सा भर आया। अब भी, जबकि तुम जानते हो हम में कितना फर्क है। मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। ब्लड हाउंड्स जो अपनी औकात भूल जाए उन्हें कुचलना ही पड़ेगा। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जो वाइकोर ने सोचा भी नहीं था। ट्रिपलेट्स घुटनों के बल बैठ गए और अपनी तलवारों की नोकें अपने पैरों के सामने जमीन पर टिकाई। ये था प्लेज, एक ऐसा जेस्चर जिसमें एक हल्के से प्रेस में तलवार खुद के पांव को भेद देती है। और इसका मतलब होता है हम अपनी जान तुम्हारे हवाले करते हैं। विकोर ठिठक गया। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? एक साथ तीनों बोले। हम कर्ज चुकाना चाहते हैं। तिबेरो ने आगे कहा। मैंने 9 साल की उम्र में तुम्हारा हमला देखा था, तब से मैं तुमसे डरता हूँ। बास्करविल मैंशन के बाहर की सर्द हवा अभी भी बह रही थी। ट्रिपलेट्स अब भी वाइकर के सामने झुके हुए थे। उनकी आंखों में श्रद्धा, जुनून और समर्पण था। मिडलब्रो ने उसे सर्बरस के शिकार के दौरान देखा था। लोरो उस ट्रॉल की मौत पर दंग था जिसे विकोर ने अकेले मारा। और ट्रिपलेट्स ने उस दिन को अब तक नहीं भूला था जब हमने जंगल के उस राक्षस से जान बचाई थी और तुम अकेले उसके सामने डट गए थे। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक साथ बोले, उसी दिन से हमने ठान लिया था हम तुम्हारे 3 स्पीयर्स बनेंगे विकोर वैन बास्करविल। हम ब्लड हाउंड्स अब सिर्फ तुम्हारे आदेशों पर चलेंगे, हमेशा के लिए। विकर चुप था। उसकी आंखों में ट्रिपलेट्स का चेहरा नहीं बल्कि यादें तैर रही थी। रिग्रेशन से पहले जब वो बेगुनाह था और भाग गया था। इन्हीं तीनों ने उसे पकड़कर वापस ह्यूगो के पास घसीटा था। ट्रिपलेट्स ह्यूगो के 3 स्पीयर्स कहे जाते थे, पर असल में ये ब्लड हाउंड्स थे जो सिर्फ एक आदेश पर दौड़ पड़ते थे। फिर भी उनका समर्पण नकली नहीं था। वाइकोर उनके पास से गुजरा। मुझे ऐसे प्लेजेस की जरूरत नहीं, थका हुआ हूँ, इस बारे में फिर बात करेंगे। पर मन ही मन अगर ये सच में वफादार बन गए हैं तो मैं इनका इस्तेमाल जरूर करूंगा। जाते जाते वो एक बार पलटा। जो बात हुई है उसे कोई और न जाने। ट्रिपलेट्स ने फौरन हामी भरी। उनके चेहरों पर एक मुस्कान थी, एक उम्मीद कि अब वो सच में अपने मास्टर की सेवा करेंगे। विकोर अब तेजी से महल की ओर लौट रहा था, पर दिमाग में कुछ और चल रहा था। सेट का शरीर जिसमें कोई डीमन घुस आया था, ये वेरिएबल मेरी प्लानिंग में नहीं था। मुझे जल्द से जल्द सिंडी वेंडी को ये मामला सौंपना होगा। उस डीमन को खत्म करना ही होगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। लेकिन इससे पहले उसे एक और जरूरी काम निपटाना था। ह्यूगो के ऑफिस में हेड बटलर का चेहरा सफेद पड़ चुका था, सिर से पसीना टपक रहा था और कमरे में ह्यूगो की बर्फ जैसी आवाज गूंज रही थी। रिपीट करो विकोर, तुमने क्या कहा? विकोर ने एक गहरी सांस ली, चेहरा शांत पर आवाज में चुभन। मिस रॉक्साना, आपकी पहली पत्नी ह्यूगो और उनकी बेटी मिस पेनेलोपी के बारे में जानना चाहता हूँ। ह्यूगो का गुस्सा फूट पड़ा। पेनेलोपी, तुम उसके बारे में जानते कैसे हो? और विकोर बिल्कुल भी नहीं डरा। उसकी आंखों में ह्यूगो के गुस्से के लिए सिर्फ एक ठंडी मुस्कान थी। ये तो अभी शुरुआत है ह्यूगो, बदले की शुरुआत कुछ मिनट पहले। पेट्रियार्क ऑफिस में ह्यूगो ने वाइकर को एक डॉक्यूमेंट थमाया। एकेडमी से नोटिस आया है, कोलोसो क्लास 20 के लिए। विकोर ने पेपर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। तो मेरी सोच सही थी, तुमने मुझे इसलिए बुलाया ह्यूगो? एकेडमी कोलोसो ग्रैंड एम्पायर की सबसे प्रतिष्ठित संस्था, जहाँ से ग्रेजुएशन मतलब या तो इंपीरियल पैलेस का एलीट कोर्स या उससे भी ऊंचा दर्जा। रिग्रेशन से पहले विकोर वहीं गया था और एक नौकर की हैसियत से ट्रिपलेट्स के पीछे खड़ा होता था। चेहरे पर कट के निशान, लंगड़ा कर चलता था और एकेडमी के नोबल्स उसे हिकारत से देखते थे। पर अब विकोर बदल चुका था और उसके पास एक और सवाल था। 2 साल पहले जो लेटर आया था ह्यूगो, जिसमें कहा गया था कि मॉर्ग परिवार से तुम्हें बड़ा लाभ मिलेगा और बदले में मुझे भी एक इनाम मिलेगा। ह्यूगो ने सिर हिलाया। हाँ, तो क्या चाहिए तुम्हें? विकोर ने धीरे से कहा। कोई चीज नहीं, मैं बस एक कहानी सुनना चाहता हूँ। ह्यूगो चौंका। कहानी? किस चीज की? विकोर ने ह्यूगो की आंखों में देखा। मिस रॉक्साना और मिस पेनेलोपी। रूम में सन्नाटा छा गया। हेड बटलर का मुंह खुला का खुला रह गया और ह्यूगो अपनी जगह से उठकर विकर की तरफ आया। तुमने क्या कहा? विकर ने फिर दोहराया। मिस रॉक्साना आपकी पहली पत्नी और मिस पेनेलोप आपकी बेटी। ह्यूगो का चेहरा सख्त था, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी, आंखों में गुस्से की आग और आवाज में थर्राहट। तुम रॉक्साना और पेनेलोपी के नाम कैसे जानते हो विकर? विकर ने उसकी आंखों में देखा। ना कोई डर, ना कोई हिचक। मुझे जवाब चाहिए ह्यूगो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे दिलचस्पी है, बल्कि क्योंकि ये जरूरी है। मुझ पर भरोसा करो। ह्यूगो गुस्से में कराह जैसी आवाज निकालता है, लेकिन फिर चुप हो जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और वाइकर अब ह्यूगो की सोच को पढ़ रहा है। मिस रॉक्साना, जिससे ह्यूगो की शादी एक अरेंज मैरिज से हुई थी, और उनकी पहली बेटी पेनेलोपी, जो सालों पहले बारबेरियंस द्वारा किडनैप कर ली गई थी। ये सब जानना जरूरी था, क्योंकि वाइकर को अब बॉम्ब की सच्चाई ह्यूगो के सामने रखनी थी। उसे वो कहानी याद आई जो हेड बटलर बारामोर ने
कभी बताई थी। ह्यूगो एक वक्त में बहुत ही प्यारा इंसान था, अपनी बीवी से सच्चा प्यार करता था। मिस रॉक्साना उसकी जान थी और बीमारी ने उन्हें छीन लिया। विकोर जानता था सिर्फ बारमोर की कहानी के दम पर वो ह्यूगो को पोमेरन से नहीं मिला सकता, उसे खुद सच्चाई देखनी थी। तभी ह्यूगो ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में दर्द था और शब्दों में सच्चाई। रॉक्साना मेरी जान थी और पेनेलोपे मेरी सबसे कीमती दौलत। विकोर एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। ह्यूगो जिसके चेहरे पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, वो ऐसा बोल सकता है? ह्यूगो की बात जारी थी। हमारी शादी अरेंज नहीं थी, वो एक कॉमनर थी जिसके पास कुछ भी नहीं था, और जब मैंने उसे पहली बार देखा तो उसी पल मुझे उससे प्यार हो गया था। विकोर चुपचाप सुन रहा था क्योंकि ह्यूगो अब अतीत के उस पहले मोड़ पर लौट चुका था जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। रॉक्साना मुझे खुद से दूर रखने की कोशिश करती थी। वो जानती थी कि हमारा मेल असंभव था और मैंने सब छोड़ दिया, अपना स्टेटस, अपना फ्यूचर, यहाँ तक कि अपनी सोल भी, सब रॉक्साना के लिए। विकोर ने धीरे से सिर झुकाया। थैंक्स, ये बात बताने के लिए। वो अब अगली बात की ओर बढ़ना चाहता था पर ह्यूगो अब यादों में डूब चुका था। जब हम भागे थे, बास्करविल परिवार ने हमारे पीछे परस्यूअर्स भेजे थे। हमने जंगलों में, पहाड़ों में छिपकर हर मोड़ पर जान दांव पर लगाई थी क्योंकि हमारा प्यार किसी को मंजूर नहीं था, पर हमने हार नहीं मानी और आखिरकार हमने शादी कर ली। हमारे संघर्षों से भरे उस रास्ते पर हमारी बेटी पेनेलोपी का जन्म हुआ। ह्यूगो की आंखें कुछ पल को चमकी। पेनेलोप हमारी सबसे बड़ी खुशी थी। उसने रॉक्साना का दिल पाया और मेरा दिमाग, पूरा बास्करविल परिवार उसे जान से ज्यादा चाहता था। लेकिन फिर उस खुशी पर एक साया पड़ गया। ह्यूगो का चेहरा सख्त हो गया। एक दिन पेनेलोपी बाहर टहलने निकली थी और तभी लोको ट्राइब के बारबेरियंस उसे उठा ले गए। आज तक मैं नहीं समझ पाया कैसे वो लोग बास्करविल की जमीन के बीचों बीच घुस आए और मेरी बेटी को बिना कोई निशान छोड़े ले गए। विकोर अब सब समझ रहा था। ह्यूगो की योजनाओं के पीछे सिर्फ सत्ता नहीं थी बल्कि टूटा हुआ एक बाप था। पेनेलोपी की तलाश, बारबेरियंस को कुचलने का कारण, बॉर्डर पर स्टेशन रहकर नई ताकत बनाना, ज्यादा पत्नियां, ज्यादा बच्चे, ये सब सिर्फ एक फसाड था। दुनिया के लिए ह्यूगो था आयरन ब्लडेड पेट्रियार्क, एक सख्त निर्दयी शासक जो अपने खानदान को शिखर तक लाया। विकोर ह्यूगो की उस दर्दनाक कहानी को सुन चुका था लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। हर विलन का कोई ना कोई दुखद अतीत होता है और जो उन्होंने किया वो ही असली सच होता है। ह्यूगो एक ऐसा शख्स जो अपने बच्चों को हथियार बनाकर युद्ध में झोंक देता है। उसका अतीत चाहे जितना भी दर्दनाक क्यों ना, वो मेरी नजरों में एक बेरहम इंसान है। लेकिन फिर भी विकोर समझ सकता था रॉक्साना और पेनेलोपी ह्यूगो के लिए कितनी कीमती थी। ह्यूगो की ठंडी नजरों ने विकोर को देखा। अब बस कहानी खत्म हुई, अब तुम्हारी बारी है विकोर। मुझे बताओ तुम ये सब जानना क्यों चाहते थे? विकोर ने जेब से एक चीज निकाली, एक पेंडेंट। धीरे से उसे ह्यूगो के सामने रखा। इसे देखो। ह्यूगो की आंखें ठिठक गई। उसे ये पेंडेंट याद था। उसने खुद इसे रॉक्साना के लिए बनाया था और आखिरी बार पेनेलोपी की गर्दन पर देखा था। धीरे से उसने लटकन खोली और उसमें थी एक पुरानी तस्वीर। ह्यूगो, रॉक्साना और पेनेलोपी एक साथ एक तस्वीर में। विकोर ने पूछा, अगर पेनेलोपी की संतान अब भी जिंदा हो तो तुम क्या करोगे? ह्यूगो चौंका। तुम कहना क्या चाह रहे हो? विकोर दरवाजे की ओर मुड़ा। मिस पेनेलोपी की बेटी यानी तुम्हारी नातिन अब भी जिंदा है। ह्यूगो की सांसें जैसे थम गई और तभी दरवाजा खुला। पोमेरन अंदर दौड़ती हुई आई और सीधे वाइकर का हाथ पकड़कर बोली, अंकल। ह्यूगो की आंखें फटी रह गई। ये तो वही बच्ची है अंडरडॉग सिटी में जिसे मैंने देखा था। विकोर ने अब सच्चाई सामने रख दी। मैंने आपसे झूठ कहा था फादर। जब मैं जंगल में था, लोको ट्राइब के इलाके में, मैंने एक बच्ची को देखा था। उसने बताया ये पेंडेंट उसे मॉमी ने दिया था। ह्यूगो के हाथ कांपने लगे। उसने पेंडेंट की तस्वीर को देखा, फिर पोमेरन को। वाइकर उसे देख रहा था। क्या ह्यूगो इस सच को सह पाएगा? उसके सामने खड़ी ये बच्ची उसकी बेटी की औलाद है पर उसके खून में बारबेरियन का अंश भी है। ह्यूगो पोमेरन के पास आया। उसकी नजरों में अब ठंडापन था। तो क्या ये सच है? ये बच्ची मेरी बेटी और एक बारबेरियन की संतान है। विकोर का बदन कांप रहा था पर उसने सिर हिलाकर सच स्वीकार कर लिया। ह्यूगो के हाथ कांपते हुए पोमेरन की ओर बढ़े। विकोर ने सोचा, अब ह्यूगो टूटेगा। अब उसके भीतर से गुस्से और नफरत का तूफान फटेगा। अब मेरा बदला शुरू होगा। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। बगीचे में हंसी गूंज रही थी। विकोर, ओसाइरिस और हेड बटलर तीनों एक साथ खड़े थे। आवाज की ओर देखा और जो देखा उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। ह्यूगो मुस्कुरा रहा था। पोमेरन उसकी गोद में बैठी थी और वो उसकी दाढ़ी से खेल रही थी। ह्यूगो हंसते हुए बोला, मेरी दाढ़ी में क्या है? इतना मजेदार? पोमेरन ने मासूमियत से जवाब दिया, दादा की दाढ़ी गंदी है। ह्यूगो ठिठक गया। तूने मुझे क्या कहा? ग्रैंडपा। उसकी आंखों में चमक थी, एक ऐसी चमक जो विकोर ने पहले कभी नहीं देखी थी। ओसाइरिस ने हैरानी से कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा पल कभी नहीं देखा। हेड बटलर भी चुप न रह सका। सच कहूं, इतने सालों में ये सबसे चौंकाने वाला लम्हा है मेरे लिए। विकोर बस चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये ह्यूगो नहीं हो सकता। ये वो आयरन ब्लडेड पेट्रियार्क नहीं है जिसे मैं जानता था। ह्यूगो की आंखों से आंसू बह रहे थे, खुशी के आंसू। एक दादा अपनी नातिन को गले लगाते हुए हर जख्म भूल रहा था। विकोर अब भी अटका हुआ था। क्यों? ह्यूगो बास्करविल के चेहरे पर ये एक्सप्रेशन क्यों है? 15 साल का वाइकर जिसने अपने जीवन को फिर से शुरू किया था, अब एक सवाल से घिरा था, क्या मैं ह्यूगो को मार सकता हूँ? पर अंदर से जो जवाब उभरा वो था नामुमकिन, क्योंकि जब कोई स्वॉर्ड मास्टर बन जाता है तो उसकी स्पिरिट अडिग हो जाती है। उसके मन में कोई कमजोरी नहीं रहती। ह्यूगो की जिंदगी अब एक ठंडी थकी हुई रूटीन बन चुकी थी। विकर जिसने कभी ह्यूगो को मारने की कसम खाई थी, अब उस विचार को त्याग चुका था। कई साल बीत चुके थे और उन सालों के बाद विकर को मिली पोमेरन, पेनेलोपे की बेटी, ह्यूगो की सबसे प्यारी संतान की
औलाद। पोमेरन को देखने भर से विकर के अंदर कुछ टूटने लगा। उसके दिल में ऐसी भावनाएं उठी जो उसे खुद सोर्ड मास्टर जैसे इंसान को हिला सकती थी। रिफाइंड सोर्ड मैनिपुलेशन, बील्ज़ेबुब की सहायता और मैडम के जहर के साथ ह्यूगो को खत्म करने का सपना अब संभव लगने लगा था। और आज वो दिन था, ह्यूगो के अंत का दिन। लेकिन जब वाइकोर ने ह्यूगो को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, सचमुच की मुस्कान। विकोर ठहर गया। उसके चेहरे पर सवाल थे। वो हंस क्यों रहा है? उसे तो टूट जाना चाहिए था। कल की सच्चाई के बाद जब उसने उसे बताया था कि पोमेरान पेनेलोपी की बेटी है, ह्यूगो उसके पास आया था। धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। क्या ये सच है? क्या वो सचमुच पेनेलोपी की बेटी है? पोमेरन ने ह्यूगो का हाथ देखा और मासूमियत से बोली, पेनेलोपी मेरी मम्मी का नाम है। वो हमेशा कहती थी कि उन्हें अपने डैडी की बहुत याद आती है। वो हर रात इस नेकलेस को देखती रहती थी। फिर उसने ह्यूगो की आंखों में झांका और पूछा, क्या आप मेरे ग्रैंडपा हैं? बस वही पल था। ह्यूगो की आंखों में अपनी बेटी की मुस्कान कौंधी। अगले ही पल उसके आंसू बह निकले। वो घुटनों पर गिर पड़ा और उसकी चीख पूरे महल में गूंज उठी। वर्तमान में हेड बटलर ने विकोर की ओर देखा और धीमे से बोला, शुक्रिया। विकोर चौंका। किस बात का शुक्रिया? बटलर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए ये हमेशा एक सपना रहा था कि मैं अपने पेट्रियार्क को हंसते हुए देख सकूं, और आज वो सपना पूरा हो गया तुम्हारी वजह से। विकोर ने ह्यूगो का चेहरा देखा। वो ह्यूगो जो कभी पत्थर की तरह सख्त था, आज किसी ग्रैंडपा की तरह मुस्कुरा रहा था। विकोर सोचने लगा, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? और फिर उसे एक और ख्याल आया, अगर मैं अभी चाहूं तो ह्यूगो को आसानी से खत्म कर सकता हूँ। उसके गार्ड खुले हैं, लेकिन मैं बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा हूँ। रात को विकोर अपने बिस्तर पर लेटा था। आंखें खुली थी और वो देख कहीं और रहा था। यादें लौट आई उस पुरानी जिंदगी की जहाँ ह्यूगो एक राक्षस था। विकोर घुटनों पर था। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्या तुम बास्केरविल के सारे पाप मेरे सिर पर डाल दोगे? पर ह्यूगो का चेहरा नर्म नहीं पड़ा। मुझे पापियों की बात नहीं सुननी। तू राक्षसों से मिला था, बच्चों को चुराकर उन्हें राक्षसों को सौंप रहा था। विकोर चीखा, नहीं ये झूठ है। पर ह्यूगो की तलवार ने उसकी जबान ही काट दी। ह्यूगो ने ठंडी निगाहों से कहा, अब कभी अपनी गंदी जबान से मत बोल, तू एक कीड़ा है। विकोर का दिल उस दर्द को दोबारा जी रहा था। वही ह्यूगो जिसने मुझे गुनहगार बना दिया और फिर मुझे मौत दी। और आज वो ह्यूगो एक ग्रैंडपा बनकर हंस रहा था। विकोर बदले की भावना से कांपने लगा। तभी सिंडी वेंडी खिड़की से अंदर आई। हद है, तुमने बुलाया मुझे और खुद लेटे हुई? विकोर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्यों आई हो? सिंडी ने उसके चेहरे पर फाइलें पटकी। तुम्हारे कहने पर सेट बास्करविल की जांच की थी। सेट ने कई ऑर्फनेजेस खोले थे झूठे नामों से। वो बच्चों को गोद लेने की जिम्मेदारी लेता था, पर जिन लोगों ने उन्हें गोद लिया उनकी कोई जानकारी नहीं मिली, ना ही वो बच्चे कहीं मिले। अगर सेट सचमुच एक डीमन है तो ये सारी जांच और भी डरावनी हो जाती है। सिंडी ने कहा, अगर बच्चों को उठाया गया है तो या तो उन्हें बलि चढ़ाया गया है या फिर खाने के लिए रखा गया है। अंडरडॉग सिटी के गायब बच्चों का मामला शायद सेट से जुड़ा हुआ है। विकोर ने दस्तावेज पढ़े और अचानक कागजों को जोर से पकड़ा। अगर अभी का सेट एक राक्षस है तो फिर जिस सेट को मैंने पिछले जीवन में सर्व किया था वो भी डीमन ही था। उसे याद आया, उसी सेट ने मुझसे कहा था कि ह्यूगो तुम्हें फंसाने वाला है, तुम्हें मारने वाला है। विकोर का खून खौल उठा जब उसे याद आया वो पल जब सेट खुद जेल में उससे मिलने आया था। एक झूठी हमदर्दी दिखाता हुआ चेहरा, पर असल में वही था जो वाइकोर की तबाही की जड़ था। वो सेट जिसने पहले जन्म में वाइकोर को सहारा दिया था, असल में उसने ही उसे बलि का बकरा बनाया था। दूसरी ओर एक अंधेरे जंगल के बीच एक आदमी हाथ में लालटेन लिए एक छोटे बच्चे को कहीं लिए जा रहा था। बच्चा डरा हुआ था। हम जा कहाँ रहे हैं? आदमी ने ठंडे लहजे में कहा, ये तुम्हारा नया घर है। बच्चे ने मासूमियत से कहा, हेडमास्टर ने कहा था मैं एक अच्छी फैमिली में अडॉप्ट हो गया हूँ, लेकिन ये तो एक गुफा है। आदमी मुस्कुराया, लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। और अगले ही पल उसका चेहरा भयानक राक्षसी रूप में बदल गया। ये गुफा तुम्हारा घर नहीं, ये वो जगह है जहाँ तू जाएगा। बच्चे की रूह कांप गई। उसके मुंह से निकली चीख, मम्मी। पर वो चीख सन्नाटे में खो गई। अगले ही पल राक्षस ने उसे निगल लिया। और फिर बच्चों का स्वाद सबसे अलग होता है, कहते हुए संतोष की मुस्कान फैल गई। ये सेटला बास्करविल नहीं था, ये था डीमन लॉर्ड के 10 एलीट कोर में से एक 10वें कोर्प्स एंड्रोस सेट, जिसके अंदर एंड्रोमाइलिस का वास था। गुफा में एक चांदनी से झांकती रोशनी के बीच सेट एक पत्थर के सिंहासन पर बैठा था। पास की मेज पर एक काला कौवा बैठा था। सेट ने खुद से कहा, मानवों की सप्लाई घट रही है, शायद हमें उन्हें पालतू पशु बना देना चाहिए। एक संगठन बनाना होगा जहाँ हम इंसानों को फार्म में पाले। फिर वो कौवे की तरफ मुड़ा। 8, तुम क्या सोचते हो? वो कौवा कोई आम जीव नहीं था, वो भी डीमन के 10 एलीट कोर्स में से एक था। 8वें कोर्प्स 8। 8 ने गहरी आवाज में कहा, ये योजना खतरनाक है। अगर इंसानों को हमारी मौजूदगी का शक हो गया तो हम सब जल जाएंगे। 8 ने एक और बात पर जोर दिया, और तुम हमेशा बच्चों को चुनते हो। अगर कोई सुराग छूट गया तो बास्करविल के शिकारी सूंघ लेंगे। सेट हंसा, मैंने सारे जाल बिछा दिए हैं, कोई नहीं आएगा। पर हाँ, अगर दरवाजा खोलना है तो मुझे अभी 12 साल और मानवों का खून पीना पड़ेगा। 8 चुप रहा, लेकिन चेतावनी दोहराई, ध्यान रखना, हमें किसी का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना। फिर उसने विषय बदला, बास्केटबॉल में कुछ नया? सेट ने बिना हिचकिचाए कहा, सब ठीक है, तुम अपने हिस्से का काम करो। अब हम सबको बस दरवाजा खोलने पर ध्यान देना है, क्योंकि हम ही हैं जो इंसानों और राक्षसों की दुनिया को जोड़ते हैं। 8 उड़ गया, पर सेट वहीं बैठा रहा। बास्केटबॉल की बातें मन में गूंज रही थी, पर उसने 8 से एक बात छिपा ली थी, ह्यूगो। अब वो ह्यूगो नहीं रहा। एक ग्रैंड डॉटर की मोहब्बत में वो पिघल चुका था। सेट जानता था, अगर बास्करविल को कमजोर करना है तो ह्यूगो को सख्त रखना होगा। उसे चाहिए था कि ह्यूगो अपने ही क्लैन के बच्चों को बस एक शस्त्र की तरह देखे, ताकि जब मैं उन्हें ले जाऊं तो कोई शोर
शोर ना मचे। पर अब योजना गड़बड़ लगने लगी थी। सेट की आंखों में गहरी नफरत थी। विक और वैन बास्करविल, तू ही तो है जिसने मेरी हर योजना बिगाड़ दी। उसे याद आया जब विक और बच्चा था, एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया था। मैंने समझा वो मर गया, पर वो ह्यूगो की पोती को लेकर वापस आया। अब तो सेट की सांसें भारी हो रही थी, चेहरा जल रहा था गुस्से से। अब नहीं, अब मैं रास्ते का हर कांटा साफ करूंगा। जो कोई भी मेरे एम्बिशंस के रास्ते में आएगा, विकोर तू भी नहीं बचेगा। सुबह का वक्त था। विकोर और ह्यूगो साथ साथ एक लंबे हॉलवे से गुजर रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। विकोर का दिमाग शक से भरा हुआ था। आखिर ह्यूगो ने मुझे बुलाया क्यों? 5 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। ना कोई बात, ना कोई इशारा। विकोर ने ह्यूगो की चाल को ध्यान से देखा। खुला हुआ था, पूरी तरह खुला। अगर आज ही उसे मार दूं तो शायद दोबारा मौका ना मिले। पर अगली ही पल विकोर ने उस ख्याल को दबा दिया। पहले शायद मैं ऐसा करता, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। और तभी ह्यूगो ने अचानक बात शुरू की। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो। विकोर चौंक पड़ा। क्या उसे मेरे इरादे का अंदाजा हो गया? ह्यूगो की आंखों में पछतावा था। मैं वो बाप हूँ जो अपने बेटों को ब्लडहाउंड्स कहता था, जो उन्हें मौत के मुंह में धकेल देता था। शायद इसी वजह से मेरे बेटे मुझसे नफरत करते हैं। मैंने भी तुमसे हमेशा सख्ती की विकोर, जबकि तुम हमेशा सही करते रहे। ये सब मेरी उस नफरत का नतीजा था जो मैंने उन बारबेरियंस से पाल रखी थी। मैंने सिर्फ गुस्से के साथ जीना सीखा था। विकोर का मन और सतर्क हो गया। ह्यूगो कभी खुद के बारे में बुरा नहीं कहता। जरूर ये कोई चाल है, पर फिर वो हुआ जो विकोर ने कभी नहीं सोचा था। ह्यूगो ने झुककर माफी मांगी। मैंने पोम से सुना कि पेनेलोप आखिरी वक्त में खुश थी। ये जानकर मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। शायद तुमने मुझे बचा लिया। इसलिए विकोर, अगर तुम कुछ भी मांगो मैं दूंगा। ये किसी ब्लड हाउंड के इनाम के तौर पर नहीं, बल्कि एक पिता की सच्ची कृतज्ञता के तौर पर है। विकोर का दिल डोल गया। ये ह्यूगो कौन है? क्या ये वही बेरहम ह्यूगो है या कुछ बदल गया है? इस पुनर्जन्म में पुरानी यादें सामने आने लगी। वो पल जब ह्यूगो ने बिना वजह उस पर भरोसा जताया था, या फिर कोई उम्मीद दिखी थी। 17 सालों तक वाइकर के अंदर सिर्फ बदला था। पर अब क्या मैं माफ कर सकता हूँ? शायद जिसने मुझे फंसाया था वो ह्यूगो नहीं था, पर जिसने मेरी सजा पर मुहर लगाई वो ह्यूगो ही था। अंदर से टूटा हुआ लेकिन शांत चेहरे के साथ विकोर ने ह्यूगो से कहा, सर सिर उठाइए, क्या मैं सच में कुछ भी मांग सकता हूँ? ह्यूगो ने हामी में सिर हिलाया। विकोर ने अपनी डिमांड रखी और दिल में तय किया, पहले ये काम पूरा कर लूं फिर तय करूंगा बदला या माफी। उधर बास्केविल के एक शांत बाग में एक आदमी पोम की बालों की छोटी बना रहा था। यहाँ का मौसम बड़ा प्यारा है ना? पोमेरन खिलखिलाया। हाँ अंकल विकोर, ग्रैंडपा और अंकल ओसी सब यहाँ है। वो आदमी हल्के से मुस्कुराया। और तुम्हारे इस अंकल का नाम? पोमेरन कुछ पल सोचती रही, फिर उसकी मासूम मुस्कान फैल गई। अंकल सेठ। दोनों हंस रहे थे। तभी एक मेड वहां पहुंची। सर आपको पेट्रियार्क ने आइसोलेटेड ट्रेनिंग पर भेजा था। सेठ ने जवाब दिया। हाँ, पर जाने से पहले मैं अपनी भतीजी से मिलना चाहता था। मेड ने कहा। पर पेट्रियार्क का आदेश था कि कोई भी यंग लेडी के पास ना जाए। सेठ ने सिर झुकाया और कहा, जानता हूँ, पर यह मुलाकात बस हम तक ही रहनी चाहिए। पॉम ने उछलकर कहा, यस सीक्रेट रखूंगी। सेठ ने फिर पॉम के बालों की ओर देखा। इसके बाल बिल्कुल पेनेलोपी जैसे हैं। मेड एकदम चौंक गई। आप पेनेलोपी से मिले थे? पर तो आप तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। सेठ की मुस्कान अचानक जम गई। एक पल के लिए पूरा शरीर ठहर गया। फिर उसका चेहरा बदलने लगा। एक राक्षसी रूप में धीरे से फुसफुसाया, मेरे पिता तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जाओ जल्दी। मेड की रूह कांप उठी। ना आवाज निकली, ना कदम हिले, सिर्फ डर के आंसू जो उसके चेहरे से टपकते चले गए। पोमेरान ने अचानक पीछे देखा और चौंक गई। ग्रैंडमा वहां नहीं थी। सेठ ने झट से कहा, शायद कोई जरूरी काम आ गया होगा। पर फिर उसने बात घुमा दी। पोमेरान, तुम्हें ग्रैंडपा ह्यूगो पसंद है? पोमेरान मुस्कुराकर बोली, हाँ। सेठ की मुस्कान अब मासूम नहीं रही। ग्रैंडपा को भी तुम बहुत पसंद हो, क्योंकि तुम उनकी मरी हुई बीवी और बेटी जैसी दिखती हो। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैलने लगी और धीरे धीरे उसके हाथों से निकली नुकीली राक्षसी उंगलियां। अगर ये बच्ची मर जाए तो ह्यूगो के दिल में कैसी तबाही मचेगी। सेठ का हाथ अब पोमेरान की ओर बढ़ चुका था, लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, सेठ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओसाइरिस आ चुका था। सेठ ने दांत पीसे। अब तक सब ठीक चल रहा था। पोमेरान ने जैसे ही आवाज सुनी खिल उठी। अंकल ओसी, सेठ ने बहाना बनाया। मैं जब आया तो नैनी नहीं थी, तो मैंने सोचा पोमेरान का ध्यान रख लो। ओसाइरिस की आंखों में चिंता थी। अगर पिता को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। चलो इस बात को यहीं दबा देते हैं। सेठ ने हामी भरी। अगले हफ्ते से आइसोलेशन ट्रेनिंग शुरू कर दूंगा। पर अंदर ही अंदर उसकी नफरत सुलग रही थी। एक दिन ओसाइरिस, तुझसे इसका बदला जरूर लूंगा। ओसाइरिस ने सेठ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम खुद को ज्यादा मत थकाओ, अगर कुछ चाहिए तो बताओ। सेठ एक पल को रुक गया। क्या ये सच में मेरी फिक्र कर रहा है? लेकिन फिर उसने मुंह छिपा लिया। नहीं, ये चिंता नहीं, ये ताना है। अगर ओसाइरिस ना होता तो मैं ह्यूगो की नजरों में बड़ा बन सकता था। अतीत की यादों ने उसका मन भड़का दिया, पर वो जल्दी से खुद को संभालता। सेठ ने ठंडे चेहरे के साथ कहा, अब तुम यहाँ हो तो मैं जा रहा हूँ। सेठ के जाते ही ओसाइरिस ने एक गहरी सांस ली। पहली बार मैंने उससे कहा कि मैं उसकी फिक्र करता हूँ। एक वाइस पेट्रियार्क के तौर पर उसे ह्यूगो की तरह बनना सिखाया गया था। लेकिन अब जब अपने पिता को भावनाएं दिखाते देखा तो मैं भी शायद खुद को बदल सकता हूँ। पोमेरान के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए, ये सब तुम्हारे आने की वजह से हो रहा है। पोमेरान, वहीं दूसरी तरफ सेठ अपने केव में आग बबूला था। हर बार ह्यूगो उसके पास होता है। उसने जोर से जमीन पर लात मारी। ओसाइरिस
तूने फिर सब बिगाड़ दिया। लेकिन अगले ही पल सेट खुद को समझाता है, कोई बात नहीं, गेट खुलने में अभी वक्त है, मैं इंतजार करूंगा। जब ह्यूगो को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी उसे छीन लूंगा। फिर उसने सोचना शुरू किया, कैसे मारूं उसे, जैसे रॉक्साना को जड़ देकर मारा था या जैसे पेनेलोप को बारबेरियंस के हवाले किया था। एक डरावनी ट्विस्टेड मुस्कान उसके चेहरे पर फैलने लगी। इस बार कुछ और भी भयानक करूंगा। लेकिन सेट को नहीं पता था कि मौत उसके दरवाजे पर आ चुकी है। केव के बाहर विकर ने बील्ज़ेबब को बुलाया और उसे सीधा केव की ओर फेंका। केव के अंदर सेट ने एक दरार की आवाज सुनी। उसका चेहरा पल में बदल गया। ये आवाज ट्रैप में दरार पड़ चुकी थी। कोई अंदर आ गया है। घबराया हुआ सेट इधर उधर देखने लगा। कौन है? केव के अंधेरे गलियारे से धीरे धीरे कोई बाहर निकला। जैसा वादा किया था, मैं आ गया हूँ सेट। ये था वाइकोर। सेट चौंक गया। तू यहाँ कैसे पहुंचा? विकोर मुस्कुराया। मैं तब से तुम्हारे पीछे था, लेकिन तुम अपने ही ख्यालों में इतने खोए थे कि नोटिस भी नहीं किया। सेट की आंखें सिकुड़ गई। एक मिड ग्रेड ग्रेजुएट मेरे जाल को कैसे तोड़ सकता है? क्या इसे मेरी असली पहचान का पता है? विकोर इधर उधर देखता है। कंकाल, टुकड़े, राख, बड़ी ही डरावनी जगह में रह रहे हो सेट। कहीं बच्चों के गायब होने की असली वजह तुम तो नहीं? सेट हंस पड़ा। तो तुझे सब पता है? तू ये सब कैसे जानता है? विकोर ने ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा। अब कोई और नकाब नहीं बचा था। सेट धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। अब छुपाने को कुछ बचा ही नहीं। उसने अपनी तलवार निकाली। चेहरे पर पागल हंसी और आंखों में काला इरादा। तू यहाँ अकेला और निहत्था आया है, मरने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। सेट की तलवार हवा में लहराई। धार ने हवा में चीरा छोड़ दिया। मर जा। हंसी के बीच वो वाइकर की मौत का जश्न मना रहा था। लेकिन तभी वाइकर ने पूछा, हंसी क्यों आ रही है सेट? सेट की मुस्कान गायब हो गई। उसकी नजर तलवार पर पड़ी जो दूर जमीन पर गिरी थी। फिर उसका ध्यान अपने हाथ की ओर गया। नहीं, उसका हाथ कट चुका था। घुटनों पर गिर पड़ा। सेट हाथ को पकड़ते हुए दर्द से चीख उठा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा चीर दी गई हो। ये कब? इसने तलवार कब निकाली? फिर सेट की नजर उस तलवार पर पड़ी। बील्ज़ेबब, ये तो ग्लटनी की तलवार है, ग्रैंड किंग ऑफ फ्लाइज की रिलिक। दूसरे शब्दों में एक एंशिएंट डेविल की होली कॉन्स्टलेशन। विकोर मुस्कुराया। शाबाश, सही पहचाना। डीमंस अपने ही लोगों की रिलिक्स को अच्छे से जानते हैं। लेकिन बताओ सेट, क्या तुम्हें एलीट कोर्स में गिना जाए? तुम उन 10 शैतानों में से एक हो जो गेट खोलने के लिए इंसानी दुनिया में आए थे। सेट के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। तू ये सब कैसे जानता है? लेकिन जैसे ही उसने वाइकोर की सोल को देखा, सन्न रह गया। ये खुशबू, ये इंसानी सोल नहीं है क्या? तू हेल में रह चुका? विकोर की आंखों में अब घृणा थी। तुम ही थे जिसने मुझे फंसाया था, मुझे ये यकीन दिलाया था कि तुम मेरे रक्षक हो, फिर मुझे ही धोखा देकर मेरी मौत तय कर दी। अब जाग जा सेट, तुझे मरने नहीं दूंगा, कम से कम आराम से तो नहीं। विकोर को सब याद था। वो दिन जब गेट खुला था, जब डीमंस ने इन्वेजन शुरू की थी, और तब उसे पहली बार मिला था एलीट कोर का एक सदस्य। 771 में से 666 योद्धा मारे गए। सिर्फ 5 बचे थे और उनमें से 4 बेहोश थे। असल में एक ही सर्वाइवर था, क्योंकि डीमन को 666 का सिंबॉलिक नंबर चाहिए था। उस दिन विनाश खुद धरती पर उतरा था और आज विकोर एक बार फिर उसी डीमन के सामने खड़ा था। लेकिन इस बार 10 साल पहले वो चारों तरफ देखता है। हड्डियां, कंकाल, सड़े हुए अवशेष। विकोर चुपचाप खड़ा था। उसके जन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सेट ने उन मासूम बच्चों को खा लिया है? सेट ने उसकी आंखों में जलती नफरत को भांप लिया और मुस्कुराते हुए कहा, इतनी जल्दी भावुक हो गए? चिंता मत करो, बच्चे अब भी जिंदा है मेरे पेट में। उसने हाथ आगे बढ़ाया और तभी वो चीखें गूंजने लगी, माँ, माँ, बचाओ हमें। बिना एक पल गंवाए विकोर की तलवार हवा में लहराई। सेट का हाथ कट गया। सेट दर्द से चिल्लाया, लेकिन विकोर ने ठंडे लहजे में कहा, चुप हो जाओ, जो मर चुके हैं वो लौटते नहीं। सेट तड़पता रहा, पर तभी उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। तुम्हें लगा था मैं यूं ही खत्म हो जाऊंगा? उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए जो पूरी तरह से रिजेनरेट हो चुके थे। सेट उठ खड़ा हुआ। हम दोनों के पास कई सीक्रेट्स हैं विकर। ओसिरिस जैसा जीनियस भी 30 की उम्र में मिड रैंक ग्रेजुएट बना था, और तुम 17 में ही बन गए। तुम इरेगुलर हो, और ऊपर से बीएल्ज़ेबब जैसी रिलिक भी तुम्हारे पास। तुम्हें खतरा हो, इसलिए तुम्हें अभी यही खत्म कर देना जरूरी है। विकोर ने ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा। खत्म तो कोई होगा, लेकिन वो तुम होगे सेट। सेट चीखते हुए आगे बढ़ा। तलवारें टकराई। सेट मुस्कुराया। तुम्हारा मिडिल नेम वैन है और मेरा लव। क्लान के नियम के अनुसार इलेजिटिमेट चिल्ड्रन सिर्फ चौथा टेक्निक तक सीख सकते हैं, इसलिए तुम छठा फॉर्म नहीं जानते। और फिर सेट ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला। बास्केटबॉल 6 तकनीक, तेज, घातक, बर्बरवार। लेकिन तभी विकोर ने भी उसी टेक्निक से वार कर दिया। सेट का चेहरा सन्नाटे में बदल गया। नहीं, तुम्हें ये कैसे आता है? लेकिन वो तुरंत संभला। तो ये भी तुम्हारे सीक्रेट्स में से एक है। अब वो चुपचाप तलवार भिड़ाते हुए एक छुपा वार करने ही वाला था। तभी बीएल्ज़ेबब की औरा फट पड़ी। सेट कुछ पल के लिए स्टंट हो गया और विकोर ने बास्केटबॉल 7th टेक्निक से उसे उड़ा दिया। सेट चीख पड़ा। मुंह से खून निकल आया। ये तो सिर्फ पेट्रियार्ट को ही आता है। ये इंसान कौन है? विकोर ने उसका सीना चीरते हुए बीएल्ज़ेबब को साधी। तुम डीमंस खुद को ह्यूमन से ऊपर समझते हो, लेकिन तुम्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। उसे याद आया, फॉल के समय हीरोज ने गेट बंद किया था, लेकिन तब भी सारे एलीट कोर्प्स मारे नहीं गए थे। लेकिन अब गेट खुला ही नहीं था। 10 एलीट कोर कमजोर और छुपे हुए थे, तो इस बार शायद उन्हें यही खत्म किया जा सके। विकोर ने सेट के पास झुककर धीरे से कहा, तुम्हारी योजना गेट खोलने की यही खत्म हो जाएगी। सेट की रूह कांप उठी। उसका शरीर डर से थरथराने लगा। एक इंसान मुझे डरा रहा है। घटिया इंसान। विकोर ने खतरा महसूस किया
और पीछे कूदा और उसने देखा सेटअप लाल तरल में डूबा था। ये क्या है? खून के कांटे। और फिर सेट की असली पहचान सामने आई। मैं हूँ एंड्रू मेलियस। तुमने मुझे चौंकाया है वेकर, लेकिन अब ये लड़ाई खत्म होने वाली है। उसने हाथ उठाया और वहां से निकले सैकड़ों सांप जो शिकार को निकलने दौड़ पड़े। गुफा के अंदर सैकड़ों खून से बने सांपों ने वेकर को घेर लिया था। वो तलवार घुमा घुमा कर उन्हें काटता जा रहा था, लेकिन एंड्रू मेलियस हंस रहा था। हाँ, काटते रहो, मुझे देखकर मजा आ रहा है। वेकर हर वार से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक सांप पीछे से आया। उसके कंधे में जोर से काट लिया। विकोर ने झटके से सांप के 2 टुकड़े कर दिए, पर तभी एंड्रू मेलियस की कुटिल हंसी गूंजने लगी। अब तू गया काम से। विकोर ने भौहें सिकोड़ ली। क्यों? ये छोटा सा जख्म। लेकिन तभी उसके कंधे से खून निकलकर एंड्रू मेलियस के हाथ में बहने लगा। मैं हूँ द एंडलेस ब्लड अब्सॉर्बर, एंड्रू मेलियस ने घमंड से कहा। जितनी देर तू जिंदा है, तेरा खून मेरा है। तेरे अंदर का हर कतरा मुझे और ताकत देगा और तुझे देगी एक दर्दनाक मौत। विकोर शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी। एंड्रू मेलियस ने गुस्से से चिल्लाया, क्या पागल हो गया है तू? मर रहा है फिर भी हंस रहा है। विकोर ने बर्फ जैसे लहजे में कहा, मुझे हंसी आ रही है क्योंकि तुझे पता ही नहीं चल रहा तू क्या पी रहा है। एंड्रू मेलियस की आंखें फैल गईं और अगले ही पल उसने खून थूका और घुटनों पर गिर गया। ये खून। विकोर ने अपनी कलाई पर हल्की सी कट लगाई। खून जमीन पर टपका और वो घाव तुरंत भर गया। तेरे सामने हूं मैं और तू सोचता है ये साधारण खून है, ये जहर है। एंड्रू मेलियस अब कांपने लगा। नहीं, ये इंसानों के पास नहीं हो सकता। ऐसा जहर तो सिर्फ लेनोयर माउंटेन की कनिंग स्पाइडर, टाइटन्स की लैंड का 9 हेडेड स्नेक या ब्लैक सी का जेलीफिश ही बना सकता है। विकोर ने खून उसके ऊपर गिरा दिया। एंड्रू मेलियस चीख पड़ा। बेल्ज़ेबब से एक आवाज निकली और विकोर समझ गया, मैडम अब भी मुझसे नाराज है क्योंकि उसका जहर मुझे मार नहीं पाया, लेकिन ये साबित हो गया कि इस जहर से 10 कॉर्प्सेस भी मारे जा सकते हैं। विकोर ने तलवार उठाई और एंड्रू मेलियस का सीना चीर दिया। एंड्रू मेलियस अब डर से भर चुका था। ये इंसान, ये मॉन्स्टर है कौन? उसने भागने का मन बनाया। मुझे बाकी कॉर्प्सेस को बताना होगा और अपना माना वापस लेना होगा। फौरन उसने अपनी बैरियर को तोड़ दिया। वाइकर की आंखें चमकी। अब वो भागना चाहता है। एंड्रू मेलियस ने गुफा के पानी की ओर इशारा किया और पानी खून में बदल गया। सारा पानी हवा में उठा और गहरा लाल हो गया। वाइकर ने देखा, ये है उसका डीमन पावर, पानी को खून में बदलना। लेकिन विकोर अब भी शांत था। पर क्या ये खून अब्सॉर्ब कर सकेगा? एंड्रू मेलियस ने उत्तर दिया, नहीं, ये खून पीने के लिए नहीं है, ये है मेरे ब्लड नाइट्स के लिए। और जैसे ही वो बोला, जमीन पर फैला खून उबलने लगा और उसमें से निकले दर्जनों ब्लड नाइट्स। हर एक नाइट बास्करविल की छठी तकनीक का मास्टर। एंड्रू मेलियस ने गर्व से कहा, अब तू 7वीं तकनीक भी चला ले, लेकिन दर्जनों छठी तकनीक वालों से अकेले नहीं जीत सकता। अब तू मरेगा और तेरे सारे अपनों को मैं एक एक करके खत्म कर दूंगा। विकोर ने जेब में हाथ डाला। चेहरे पर अब भी वही शांति। तो ये ब्लड नाइट्स सब छठी तकनीक जानते हैं, फिर तो थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर मैं बिना तैयारी तो आया नहीं। गुफा के उस अंधेरे कोने में विकोर ने जेब से एक पुरानी काली सी सीटी निकाली। उसकी आंखों में ठहराव था। मुझे ह्यूगो ने कहा था, मांग जो चाहे, और ये सीटी मेरी सबसे बड़ी मांग थी। एंड्रू मेलियस की नजर जैसे ही उस सीटी पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पसीने की बूंदें उसकी कनपटियों से टपकने लगी। वाइकर ने मुस्कुराते हुए सीटी को होठों तक ले गया। अगर तू बास्करविल का नाम जानता है तो इसकी आवाज भी जरूर पहचानता होगा। सीटी बजी। एक तेज गूंजती हुई आवाज जो गुफा की दीवारों से टकराती हुई दूर तलक फैल गई। मीलों दूर एक ऊंटी चोटी पर एक सफेद बालों वाला शख्स, ह्यूगो ला बास्करविल, उस आवाज को सुन रहा था। उसने अपना हाथ अपनी तलवार पर रखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। इधर गुफा के अंदर एंड्रू मेलियस ने तुरंत चिल्लाया, ब्लड नाइट्स, इसे मार डालो। लेकिन विकोर वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल शांत। ये सीटी सिर्फ आवाज नहीं है, ये है बास्करविल का कमांड सील। इससे मैं पूरी बास्करविल फोर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। और तभी गुफा के बीचों बीच एक लाल लकीर उभरी। लाल रेखा ने गुफा को चीरते हुए पहाड़ को 2 हिस्सों में बांट दिया। पूरा केव ध्वस्त हो गया। ब्लड नाइट्स हवा में ही खाक हो गए। विकोर शांत खड़ा था और चारों ओर मलबा बरस रहा था। एंड्रू मेलियस कांपते हुए ऊपर देखने लगा। पहाड़ का ऊपरी हिस्सा गायब था। गुफा अब एक खुला मैदान बन चुकी थी। दूर खड़ा ह्यूगो नीचे देख रहा था। पूरी बास्करविल फोर्स एक डीमन को शिकस्त देने के लिए। विकोर ने झुककर पिता को सम्मान दिया। एंड्रू मेलियस ने एक कदम पीछे लिया। ये तो ह्यूगो ला बास्करविल है और उसके साथ कमांडर वाइस पैट्रियार्क ओसिरिस, मतलब सारे बास्करविल यही है। ह्यूगो ने आदेश दिया, अगले 6 घंटे तक विकोर वैन बास्करविल के पास पूरी फोर्स की कमांड होगी। विकोर ने आगे देखा। आंखों में बर्फ सी ठंडक थी। ब्लड हाउंड्स, उस डीमन को नोच डालो। बास्करविल के ट्रेंड किलर्स, सैकड़ों ब्लड हाउंड्स एक साथ झपट पड़े। एंड्रू मेलियस चीख पड़ा। हर दिशा से तलवारें उसके शरीर को चीर रही थी। विकोर ने चेतावनी दी, ये डीमन खून खींचकर जख्म से ताकत लेता है। जो घायल हो वो जहरीली नदी में कूद जाए, एक खरोंच तक मंजूर नहीं। ब्लड हाउंड्स ने पूरी ताकत से हाँ में हाँ मिलाई। हाँ कमांडर, छोटी पर खड़े बीओ सर ने ठाका लगाया। वाह, ये लड़का तो कमाल का निकला। ग्रेट डाने ने कहा, ये मेरा भतीजा है। वहीं ह्यूगो की आंखें भारी थीं। मुझे पता तक नहीं चला कि मेरा बेटा अब एक डीमन बन चुका है। गुफा में एंड्रू मेलियस ने गुस्से से अपने स्नेक लाइक हाथ निकाले। मर जाओ सब, हरामी बास्करविल। लेकिन हर बार उसके हाथ कटते गए। बार बार खून की उल्टियां करते हुए वो बड़बड़ाया, ये ब्लड हाउंड्स
मेरी पावर्स जानते हैं, फिर भी पीछे नहीं हट रहे। इनका डिसिप्लिन, इनकी स्ट्रैटेजी मेरी कल्पना से कहीं आगे है। अब उसकी मैजिक पावर भी खत्म हो रही थी, उसे एक रास्ता चाहिए था। तभी उसकी नजर पड़ी ओसिरिस पर। एक शातिर मुस्कान आई। रुको, मैं सेट का शरीर छोड़ दूंगा, बस मेरी जान बख्श दो। तुम सेट को ऐसे थोड़े छोड़ सकते हो, वो बास्कीविल का दूसरा बेटा है। पर विकोर ने उसकी ओर देखा, बिल्कुल बर्फ जैसी बेरहमी से। तू सोचता है हम तेरे जैसे को सेट की कीमत पर छोड़ देंगे? एंड्रोमेलियस का चेहरा लाल हो गया, गुस्से से कांप उठा। तो ये था तुम्हारा जवाब? एंड्रोमेलियस का असली मकसद कुछ और था। उसे पूरी बास्करविल फोर्स को नहीं, बस एक इंसान को झुकाना था। ओसाइरिस बास्करविल का वाइस पैट्रियार्क और सबसे दयालु दिल वाला इंसान। एंड्रोमेलियस उसकी तरफ मुड़ा। याद है ओसाइरिस, सेट तेरा छोटा भाई तुझे भगवान की तरह मानता था। अब भी उसके अंदर कुछ बाकी है, तू ही उसे बचा सकता है। विकोर ने तुरंत चेतावनी दी, भाई ये ट्रिक है, दिखावा है, मत फंसना। लेकिन ओसाइरिस धीरे धीरे कदम दर कदम एंड्रोमेलियस के सामने आ खड़ा हुआ। आंखों में गहराई थी। क्या सच में सेट की आत्मा अब भी अंदर? एंड्रोमेलियस मुस्कुराया और तभी उसके चेहरे पर सेट की छवि उभरी। सेट की आवाज, भाई मैं अब भी जिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। तुमसे तुलना, पिता की उम्मीदें, सब कुछ इतना भारी हो गया था कि मैंने अपनी आत्मा बेच दी। ये सब मेरी गलती है। हर मौत, हर तबाही मेरा गुनाह है। बस एक मौका दो, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले कि वो पूरी बात कह पाता, ओसाइरिस की तलवार चली। एक ही वार और डीमन का सिर धड़ से अलग। चारों तरफ सन्नाटा। ओसाइरिस ने नीचे देखते हुए धीरे से कहा, यही मेरा आखिरी उपकार था सेट के लिए। विकोर उसके पास आया। भाई खुद को दोष मत दो, सेट की आत्मा जा चुकी है। ये बस एक चाल थी, एक क्रूर मजाक। लेकिन ओसाइरिस की आंखों में अपराध बोध था। मैं ही तो बड़ा भाई था, मैंने ही उसे अकेला छोड़ दिया। और आज बास्करविल की खून से भरी विरासत एक और बेटे को खो बैठी है। मैं वाइस पेट्रियर्क होते हुए भी इस डीमन को पहचान नहीं पाया। और अब हमारी आने वाली नस्लें इस बोझ को उठाएंगी। तभी एक ब्लड हाउंड ने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाया, सर डीमन का सिर उड़ रहा है। एंड्रोमेलियस का कटा हुआ सिर हवा में उड़ते हुए भाग रहा था। हाँ, बेवकूफों, दरवाजा खोलने में देर हो गई, लेकिन मेरे भाई मुझसे बेहतर काम करेंगे। मैं लौटूंगा और तब तुम सबको मार डालूंगा। विकोर ने आकाश की ओर देखा। उस ऊंचाई से वार करना नामुमकिन था। लेकिन तभी ह्यूगो की ठंडी आवाज गूंजी, एक तलवारबाज कभी अपनी पीठ नहीं दिखाता। एंड्रोमेलियस का चेहरा एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। उसके अंदर एक डर की लहर दौड़ गई। सेट मर चुका है। फिर ये डर कैसा? ये ह्यूगो से जुड़ा असली डर था, उस इंसान से जिसकी तलवार मौत बनकर उतरती है। ह्यूगो ने अपनी तलवार खोली। पूरा मैदान चुप, हर आंख उसी पर टिकी थी। एंड्रोमेलियस ऊपर से भागने की कोशिश कर रहा था। तू नीचे है, मैं आसमान में हूँ, क्या करेगा ह्यूगो? तू चाहे सोर्ड मास्टर ही क्यों ना हो, इतनी दूरी पर वार नहीं कर सकता। एंड्रोमेलियस हंसने लगा। लेकिन तभी ह्यूगो की तलवार हिली। हवा में कई लकीरें उभरी, तेज, बेहद सटीक। एंड्रोमेलियस का सिर कटने लगा। खून की लकीरें हवा में तैरने लगी। वो कुछ समझ पाता उससे पहले उसका सिर टुकड़ों में बिखर गया। मरते समय उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कैसे? मैं एक इंसान से हार गया। नीचे खड़ा वाइकोर सब देखता रहा। ये था एक सोर्ड मास्टर्स असली वार। कुछ ही दिनों बाद बास्करविल परिवार के पूरे इलाकों में एक नोटिस चिपकाया गया। लापता बच्चों की जांच शुरू हो चुकी है, साथ ही हर पीड़ित परिवार को मिलेगा मुआवजा। विशेष विकोर कानून के अंतर्गत ये खबर पूरे समाज में एक तूफान बनकर फैल गई। हालांकि ये बात छुपा ली गई कि धरती पर डीमन किंग रैंक का एक राक्षस उतरा था। और ये साफ लिखा गया कि इन सारे खौफनाक हादसों का जिम्मेदार था बास्करविल परिवार का दूसरा बेटा सेट। इसके बाद सेट की मां का मुकदमा शुरू हुआ। चार्जेस एक दो नहीं, पूरे 1642 जुर्म। बच्चों के कमरों में झर मिलाना, पहली पत्नी को मारने की कोशिश, पेट्रियार्क की सबसे बड़ी बेटी को अगवा करना और सेट के साथ मिलकर बच्चों का अपहरण करना। फैसला साफ था, इमीडिएट एक्सिक्यूशन। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, वो डीमन से ब्रेन वॉश नहीं हुई थी। मरने से पहले बस एक बात चिल्लाई, मुझे सेट से आखिरी बार मिलने दो। सेट के बाकी गुर्गों को भी मौत की सजा दी गई। इस पूरे केस को संभालने वाला शख्स था वाइस पेट्रियार्क ओसाइरिस। लेकिन कुछ समय के लिए उसने अपनी शक्तियां सौंप दी थी वाइसर वान बास्करविल को। धीरे धीरे चर्चाओं में एक नया नाम उभरने लगा। विसर लोग कहने लगे, बारबेरियंस की जंग में जो सबसे आगे था, जिसने डेमन मामले को निपटाया, वही असली हीरो है। साइरस और वाइसर ने एक हफ्ते से भी कम में सब खत्म कर दिया। एक ऊंचे रैंक के बास्करविल सदस्य की फांसी लोगों के रोंगटे खड़े कर गई। अब ये साफ हो चुका था, बास्करविल का कानून सब पर लागू होता है, चाहे वो परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो। दूसरी ओर बास्करविल विला में ह्यूगो ने पॉम से पूछा, बताओ मुझ में क्या बदला है? पॉम ने गौर से देखा, दादा की दाढ़ी चली गई। ह्यूगो हंसते हुए बोला, तो मेरी दाढ़ी नहीं है, कैसा लग रहा? पॉम ने मासूमियत से जवाब दिया, थोड़ा खाली खाली लगता है। वाइसर ने ये सीन देखा मानो वो पहले वाला कोहराम कभी हुआ ही नहीं। और फिर उसे एहसास हुआ, सेट से जुड़ी लगभग हर चीज को मिटा दिया गया है। अब बास्करविल की सरजमीन से डीमन की हर परछाई जा चुकी है। वाइसर ने सिंडी वेंडी को टास्क दिया था, बाकी डीमंस की जानकारी इकट्ठी करो। अब बस उसे रिपोर्ट का इंतजार था। तभी ओसाइरिस पास आया। बहुत अच्छा काम किया वाइसर। वाइसर ने भी मुस्कुराकर कॉम्प्लीमेंट लौटाया। ओसाइरिस ने फिर कहा, एकेडमी का एंट्री लेट हो गया है, अब तैयारी शुरू कर दे। वाइसर थोड़ा चौंका। इतनी हलचल के बीच एकेडमी? उसने कहा, फादर को तो चाहिए कि मैं यही
यहीं रहकर काम पूरा करो। ऐसे वक्त में एकेडमी जाना सही है? ओसाइरिस ने शांत भाव से जवाब दिया, फादर चाहता है कि तू पावर स्ट्रगल से दूर रहे। तुझे देखकर वो खुद को देखते हैं और शायद इसी वजह से तुझे वो उस दुनिया से बचा रहे हैं। उनका तरीका सख्त है लेकिन फेकर असली है। वाइसर की नजर फिर ह्यूगो पर गई, जो इस वक्त फॉर्म की छोटी बनाने की कोशिश कर रहा था। हेड बटलर की मदद से जैसे तैसे उसने हेयर स्टाइल पूरा किया। पॉम ने हंसते हुए कहा, अच्छा किया ग्रैंडपा। ह्यूगो ने पूछा, सच में पसंद आया? पॉम ने सिर हिलाया। बहुत। ये छोटा सा सीन देखकर वाइसर एकदम रुक गया। मैं अब तक बस अपनी पुरानी नजरों से देखता आया था। मैं हमेशा ह्यूगो की पीठ देखता रहा, जैसे कोई गुलाम अपने मालिक के पीछे चलता है। लेकिन मैं भूल गया उसकी पीठ पर भी जंजीरें थी। अब जो कुछ मैं पहले जानता था वो बदल रहा है। वाइसर ने ह्यूगो को देखा, जो अब पॉम को बाहों में भरकर मुस्कुरा रहा था। विकोर ने ह्यूगो की वो मुस्कान देखी जो सिर्फ एक आजाद इंसान के चेहरे पर होती है। तभी उसे समझ आया, ह्यूगो जिससे वो कभी बदला लेना चाहता था अब रहा ही नहीं। विकोर अब अपने ही अतीत की जंजीरों से आजाद हो चुका था। ये एहसास आते ही उसके अंदर की कड़वाहट धीरे धीरे मिटने लगी और उसकी आंखों में एक नई क्लैरिटी उतर आई। उसने ओसाइरिस की ओर देखा। मैं एकेडमी जाने के लिए तैयार हूँ। ओसाइरिस मुस्कुराया, बहुत समझदारी का फैसला है। लेकिन उसी पल विकोर ने पीछे मुड़कर देखा। वो जंजीरें जो कभी उसे बांधती थी अब उनके दूसरे छोर पर कई डीमंस खड़े थे। विकोर ने ठंडी आंखों से देखा और फिर घोषणा की, मेरा असली बदला अब शुरू होता है। मिडनाइट चांदनी में नहाया क्लॉक टावर, हर तरफ खामोशी। फिर अचानक क्लॉक टावर के अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर फटा। जमीन पर गिरते ही वो चीखा, कौन हो तुम? मेरे डीमन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? गुस्से में वो मॉन्स्टर टूट पड़ा, विकोर पर हमला किया, गालियां दी, शोर मचाया। लेकिन विकोर बस खड़ा रहा, एकदम शांत, अडोल। उसने बीएल्ज़ेबब को बुलाया और खुद से एक सवाल किया, मैं हूँ कौन? अगले ही पल विकोर की तलवार चल चुकी थी। काट दर काट लहराती हुई स्लैशेस। मॉन्स्टर की बॉडी पर एक के बाद एक जख्म, हर वार सटीक, खतरनाक और जानलेवा। फिर वाइकोर ने हवा में छलांग मारी और अपने पूरे वजन के साथ एक किक मॉन्स्टर के सीने पर। वो सीधा जमीन पर गिरा और वहीं शांत हो गया। वाइकोर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। चांद की रोशनी में उसकी परछाई दूर जाती रही और जाते जाते बस एक बात कही, मैं हूँ नाइट हाउंड, डीमंस का एवेंजर। सीजन 1 ऑफ रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड सोर्ड हाउंड यहीं समाप्त होता है।